देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम आ गए। अच्छा ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था, उसका कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये वाला चैप्टर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ठीक है। उसमें सेट ए बी सी तीन सेट है, जिसमें से सेट ए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सेट बी आज करेंगे, सेट सी करने का जरूरत नहीं है क्योंकि एमसीक्यू के लिए सेट सी रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। और एक एडिशनल है वो भी करेंगे, ठीक है। अच्छा तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर सेट बी कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर टाइम बचेगा तो हम लोग एडिशनल वाला करेंगे, ठीक है। मतलब थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा हम लोग क्या बोलते हैं नया टॉपिक सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे देखो सेट बी का पहला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है तुम लोग ही मुझे बताओ क्या होगा आंसर। आउट ऑफ 1000% 25% वेयर इंडिविजुअल वर्कर, ठीक है। 1000% में 25 जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर है एंड द रेस्ट वेयर एग्रीकल्चरल वर्कर। मतलब अगर 1000 में से 25% यानी कितना हो जाएगा, 25% यानी कितना हो जाएगा, 2500 या फिर 250 होगा ना। 1000 का 25% 250 हो गया। तो मुझे ये बताओ अगर इतने इंडस्ट्रियल वर्कर है तो रेस्ट वेयर एग्रीकल्चरल, तो एग्रीकल्चरल कितने हैं ये बताओ। रेस्ट मतलब बाकी, बाकी कितना हो रहा है। 750 और 75%। है 75%, तो 75% जो है वो क्या है, एग्रीकल्चरल वर्कर है। ये है एग्रीकल्चरल वर्कर, ये है इंडस्ट्रियल वर्कर। तो एग्रीकल्चरल कितने हो गए 750, टोटल 1000। आगे पढ़ते हैं। 300% इंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी। टोटल 300% ऐसे है जो कि वर्ल्ड कप मैच देख रहे हैं। गुड मॉर्निंग श्रोता। हेलो, आवाज আসছে तो ठीक है। चलो आवाज नहीं आ रहा है तो मुझे व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। ऐसे तो समझ में नहीं आता है। चलो यहाँ पर देखो सबसे पहले बोल रहा है कि 75% यानी 750 वर्कर जो है वो हो जाएंगे एग्रीकल्चरल वर्कर, ठीक है। ये एग्रीकल्चरल वर्कर हो गए। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट बोला है 300% इंजॉयड वर्ल्ड कप। 300% ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड कप मैच देख रहे हैं, टीवी में देखना पसंद करते हैं, ठीक है। 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप मैच वेयर इंडस्ट्रियल वर्कर। बोल रहे हैं कि जितने लोग नहीं देख रहे उसमें से 30% जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर है, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस ऑन टीवी। क्या तुम लोग आंसर दे सकते हो। ये देखो यहाँ पर 300% जो है वो वर्ल्ड कप मैच देखते हैं, तो कितने लोग वर्ल्ड कप नहीं देखते, क्योंकि सर्वे जो है 1000 लोगों पे हुआ है। 1000 लोगों पे कौन क्या काम कर रहा है वो मैं बता दिया है। तो 1000 में अगर 300% वर्ल्ड कप देखते हैं तो कितने लोग नहीं देखते, क्योंकि हमें वही ढूंढना है कि कितने लोग नहीं देखते लेकिन उनका कैटेगरी होना चाहिए एग्रीकल्चरल वर्कर हु हैड। अच्छा कौन कितने लोग देखते हैं, व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस। तो देखो 1000 में से 300 लोग वर्ल्ड कप देखते हैं, तो कितने लोग वर्ल्ड कप नहीं देखते हैं, 700। 1000 में से 300 लोग वर्ल्ड कप देखते हैं तो कितने लोग वर्ल्ड कप नहीं देखते हैं, यहाँ पर हो गए 700 लोग वर्ल्ड कप नहीं देखते हैं, ठीक है। और 300 लोग जो है वो वर्ल्ड कप देखते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है देखो 30% ऑफ द पीपल, 30% लोग ऐसे हैं हु हैड नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप। 30% लोग वर्ल्ड कप नहीं देखते हैं जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर है। देखो यहाँ पर बोल रहा है हु वेयर इंडस्ट्रियल वर्कर। तो ये देखो हम लोग इसको कैसे करके करेंगे, हम ये करके दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर 1000 लोगों में सर्वे हुआ है, ठीक है। 1000 लोगों में जो है 300 वर्ल्ड कप देखते हैं, तो 700 नॉट वॉच्ड वर्ल्ड कप, ठीक है।
अच्छा, ये जो 700 लोग नहीं देखते हैं उसमें से 30% ऐसे हैं जो वर्ल्ड कप नहीं देखते जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसका 30% जो नहीं देखता है वो इंडस्ट्रियल वर्कर है, इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, 30% इंडस्ट्रियल वर्कर है, यानी 210 ऐसे लोग हैं जो कि वर्ल्ड कप नहीं देखते और इंडस्ट्रियल वर्कर है, यानी कि बाकी 70% जो नहीं देखते यानी 490 ये एग्रीकल्चरल है, क्योंकि दो टाइप का ही तो वर्कर बताया था, ये एग्रीकल्चरल वर्कर हो जाएंगे। ठीक है, एग्रीकल्चरल। तो हमें ये पता चल गया 490 लोग ऐसे हैं जो कि वर्ल्ड कप नहीं देखते और एग्रीकल्चरल वर्कर है। अब हमें यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चरल वर्कर हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप देखते हैं, ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं? तो देखो 300 लोग तो टोटल वर्ल्ड कप देख रहे हैं, ठीक है, उसमें से यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये देखो। अब हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि कितने टोटल इंडस्ट्रियल वर्कर है और कितने टोटल एग्रीकल्चरल वर्कर है। इंडस्ट्रियल वर्कर कितने हैं? इंडस्ट्रियल वर्कर है, यहाँ पर चेक करते हैं, ये देखो 25%, 25%, ठीक है, और 75% एग्रीकल्चरल। तो यहाँ पर हो गया 250 और ये हो गया 750। ठीक है, अच्छा, अब ये कौन है? एग्रीकल्चरल वर्कर है टोटल। इसमें से 490 एग्रीकल्चरल वर्कर हमें कंफर्म है कि वर्ल्ड कप नहीं देखते हैं, तो कितने लोग देखते होंगे? 750 माइनस 490 कर लो, 260। तो 260, इसका मतलब आंसर ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग कोई और तरीके से भी कर सकते हो, ये तो लॉजिक है, लॉजिक लगाना है। तो मैंने इस तरह से किया, पहले मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि 1000 लोगों पे सर्वे हुआ है, कितने लोग क्या काम करते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लिया। फिर 300 लोग टोटल वर्ल्ड कप देखते हैं, ठीक है, तो 700 लोग नहीं देखते। 700 लोगों में 30% नहीं देखने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर है, ये क्वेश्चन बता रहा है। तो बाकी 70% एग्रीकल्चरल। तो एग्रीकल्चरल 750 लोग है, 1000 में से 750 लोग एग्रीकल्चरल वर्कर है और 490 लोग जो है वो नहीं देखते हैं। तो कितने लोग देखते हैं बाकी माइनस करोगे पता चल जाएगा, यानी ऑप्शन ए था शायद। हाँ, ऑप्शन ए था, हो गया। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है। A sample study of people of an area revealed that total number of women were 40%. Total 40% women है and percentage of coffee drinker were 45, और 45 जो है वो कॉफी पीते हैं। ठीक है, एज अ होल, होल बोला है मतलब पूरे पूरे सर्वे में। तो सर्वे कितने लोगों पे हुआ है? परसेंटेज हुआ है, तो हम लोग एजम्पशन ले सकते हैं कि 100 लोगों पे सर्वे हुआ है। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से करेंगे, टोटल 100 लोग हैं, उसमें से मेल फीमेल कितने हैं? मेल और फीमेल परसेंटेज के हिसाब से चेक कर लेंगे ना। ये देखो यहाँ पर 40% जो है वो वुमेन है, तो मेल है 40%, और सॉरी फीमेल है, वुमेन है, और 60% मेल है। तो ये कितने हो जाएंगे? 60, नंबर ऑफ पर्सन 60 एंड नंबर ऑफ पर्सन 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है, ये तो हम लोगों ने पहले टोटल वाला कैलकुलेट कर लिया कि कितने फीमेल है कितने मेल है सर्वे में जिनको लिया गया। सैंपल स्टडी याद है तुम लोग को, मतलब किसी एक पर्टिकुलर हम लोग सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। तो 100 लोगों को कलेक्ट किया जिसमें 40 वुमेन है और 60 जो है वो मेल है। ठीक है, अब बोल रहा है परसेंटेज ऑफ कॉफी ड्रिंकर्स 45 एज अ होल, मतलब जितने लोगों पे सर्वे हुआ है इसमें 45% जो है वो कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो 45 जो है वो कॉफी पीते हैं, कॉफी ड्रिंकर। ठीक है, कॉफी ड्रिंकर है, 45 लोग जो है वो कॉफी ड्रिंकर है। एंड द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर 20। अब परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर है 20, मतलब इसमें से 20% ऐसे है जो कि मेल है और कॉफी पीते हैं, क्योंकि ये कॉफी ड्रिंकर है। परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर 20%, तो 45 का 20% कितना हो जाएगा? 20% बोला या 20 बोला, एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 45 परसेंटेज ऑफ एंड परसेंटेज ऑफ मेल कॉफी ड्रिंकर वाज 20,
अच्छा, मेल कॉफी ड्रिंकर है 20 बोला है, ये तो नंबर बोला है ना। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्या हो सकता है, ये 20 हमें परसेंटेज में बोला है, बट ये 45 जो है ये नंबर में बोला है, क्या ना परसेंटेज में ही बोला है, ठीक है। तो ये कॉफी पीते हैं 45%, इसमें से मैंने 40 लिखा है तो यहाँ भी 20 लिख देते। 20 ऐसे है जो कि मेल कॉफी ड्रिंकर है, तो कितने परसेंट ऐसे है जो कि फीमेल कॉफी ड्रिंकर है, माइनस करो। 45% में से 20% मेल कॉफी ड्रिंकर है, तो फीमेल कॉफी ड्रिंकर कितने होंगे, बाकी कितना हो जाएगा, इससे माइनस करना पड़ेगा। ये 100 नहीं है कि हम लोग 60-40 कर दे, 45 में 20 मेल है, तो यहाँ पर माइनस करो 45 माइनस 20, ये 100 तो नहीं है कि हम लोग उस तरह से स्प्लिट कर दे, तो ये हो जाएगा 25%, ठीक है। 25% जो है वो फीमेल कॉफी ड्रिंकर है, देखो 25% फीमेल कॉफी ड्रिंकर है। अब हमें पूछा है कितने लोग कितने फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर है, ठीक है, कितने फीमेल ऐसे हैं जो कि नॉन कॉफी ड्रिंकर है। तो फीमेल टोटल कितने हैं, 40%, ठीक है, उसमें से जो कॉफी ड्रिंकर है वो 45 है, तो नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हो जाएंगी, नॉन कॉफी ड्रिंकर 40, 40% से 25% माइनस कर दो, 15%, ठीक है। 15%, अगर नंबर नहीं लिखना चाहते हो तो कहीं भी नंबर मत लिखो, कोई बात नहीं, पूरा ही परसेंटेज पर में हम लोग कर सकते हैं। 100% लोगों पे सर्वे हुआ, ठीक है, उसमें से 60% मेल थे, 40% फीमेल थे। ये जो है जिन पे हम लोगों ने सर्वे किया, मतलब मान लो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिसमें से ये कंफर्म है कि ये जितने मैंने सैंपल लिए हुए यहाँ पर 60% लोग मेल है और 40% जो है वो फीमेल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि ये जो सर्वे सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट किया था, इसमें 45% ऐसे टोटल पर्सन है इंक्लूडिंग मेल फीमेल जो कि कॉफी ड्रिंकर है, और उसमें मेल कितने हैं 20%, फीमेल बाकी बचे हुए 25%, तभी 45% होगा, ठीक है। अब हमें पूछा है कि नॉन कॉफी ड्रिंकर फीमेल कितनी है, तो फीमेल इसमें तो टोटल 40% है, उसमें से कॉफी पीने वाली 25% है, तो कॉफी नहीं पीने वाली 15% हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, 15% हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ सुगर इन ए मंथ अंडर द हेड्स रॉ मटेरियल, मतलब जब सुगर प्रिपेयर हो रहा है तो उसमें रॉ मटेरियल लगता है सुगर केन, ठीक है, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन, अदर, ये सारी चीजों का खर्चा बताया है, ठीक है। ये सारे चीजों कितने कितने लगते हैं वो बताया, 12, 20, 35 एंड 23 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल फॉर द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोनेंट, तो सबसे लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट कौन सा रिक्वायर्ड है 35, सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोनेंट 12, ठीक है। हमें इसका क्या करना है, डिग्री एंगल्स कैलकुलेट करना है और दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो एंगल्स मतलब पाई चार्ट का बात किया जा रहा है, ठीक है। मान लो ये पाई चार्ट हो गया, अब इसमें बोला गया है कि रॉ मटेरियल कितना यूज हो रहा है 12, सबसे कम रॉ मटेरियल 12, ठीक है। और डायरेक्ट लेबर देखो 20 मतलब इतना डायरेक्ट लेबर 20 मान सकते हैं, और 35 सबसे ज्यादा है ये वाला, और ये 23 ऐसे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पाई चार्ट में पूरे एंगल को 360 मानते हैं, हमें सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे बिगेस्ट एंगल कैलकुलेट करना है और उसका डिफरेंसेस कैलकुलेट करना है। तो टोटल 360 डिग्री है, और ये टोटल अमाउंट कितना होता है, क्योंकि जब भी पाई चार्ट करते हैं तो गिवन वेरिएबल्स का टोटल करना पड़ता है, तो 12 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 23 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5, 5 5 10, 0 1 2 4 6 और 3 90, ठीक है। तो 90 मतलब कितना हो गया 360 डिग्री, है ना, 90 मतलब 360 डिग्री, ये पूरा वैल्यू 90 है और ये पूरा जो सर्कल है वो 360 होता है, तो 12 इक्वल टू कितना होगा, 1 इक्वल टू 360 बाई 90, ठीक है। तो 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 पे डिग्री नहीं है और ये 12, तो ये 0 0 कैंसिल, ये 4 हो गया, तो ये हो गया 48 डिग्री, ठीक है। ये 12 का वैल्यू 35 का कितना हो जाएगा, सिमिलरली 360 डिवाइडेड बाई 90 इंटू यहाँ पर लिखेंगे 35, 140, 140 माइनस 48 कितना होगा, 92, ठीक है। 92 हो रहा है, दोनों का डिफरेंसेस देखो 92 हो रहा है, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। बस इतना ही कैलकुलेट करने बोला है, तुम लोग को क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, जितने भी कंपोनेंट है उसका डिग्री, तब पाई पाई के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, पाई चार्ट, ठीक है।
अच्छा ये वाला बताओ, ये तो बहुत ही आसान सा है। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट फॉर 7 days इन ए लोकेलिटी, एक लोकेलिटी में 7 दिन का एक्सीडेंट का डेटा दिया हुआ है। जैसे नंबर ऑफ एक्सीडेंट एक बार भी नहीं हुआ, ऐसा 15 बार हुआ है। एक एक एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा 19 टाइम्स हुआ है। 2 एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा 22 टाइम्स। 3 31 4 9 5 3 6 2 ऐसे डेटा दिया है। पूछा क्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस व्हेन 3 और लेस एक्सीडेंट ऑकर, 3 या 3 से कम एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा कितना बार हुआ है? बोलो, 3 और 3 से कम एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा कितना बार हुआ है? सिर्फ देख के ही तो बताना है, बोलो। 3 या 3 से कम, 3 और लेस देन 3 टाइम्स एक्सीडेंट ऑकर्ड, ऐसा कितना बार हुआ? 87 टाइम्स। 87 टाइम्स। ये देखो, ये क्या है? 0 मतलब 3 लेस देन 3, ठीक है, 3 और लेस देन 3। 1 मतलब, क्योंकि नंबर ऑफ एक्सीडेंट बोला है ना, लेस देन 3। 2 मतलब लेस देन 3, और 3 मतलब 3 एंड लेस देन 3। तो ये सब ऐड करो, 15 19 22 और 31 ऐड कर लो। यहाँ पर हो गया 9 + 1 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18 हो जा रहा है। 3 भी बोला है तो 3 को भी लेना पड़ेगा। 88 हो रहा है। आगे भूलो लो जो गलत हो रहा है क्या टोटल? मैम 22 है, आप 23 लिखें। 15 19, ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो 87 होगा। अच्छा मैंने गलत लिखा था, ठीक है 87 ही आ रहा है आंसर। बस ये देख के ही बताना है, और कुछ नहीं। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू इनकम ऑफ 86%। 86% का इनकम दे रखा है, ये सब टोटल करोगे ना 86 आएगा। 15 28 36 और 7, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन अर्निंग मोर देन 1500? 1500 से ज्यादा अर्न कर रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं, उसका परसेंटेज बताओ। तो 1500 से ज्यादा कर रहे हैं तो वो कौन से वाले क्लास इंटरवल में आएगा? इसमें तो नहीं आएगा, ठीक है। ये 500 से 1000 है, ये भी नहीं आएगा। 1500 से ज्यादा बोला, ये अप टू 1500 है, मतलब ये ऐसे कितने लोग हैं उसका परसेंटेज पूछा है। तो बोलो कितने लोग हो जाएंगे? 7 नंबर ऑफ पर्सन 37 + 6 36 + 7 कितना हो जाएगा? 43, ठीक है। हम लोग को परसेंटेज कैलकुलेट करने बोला है। टोटल पर्सन कितने, उस पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। टोटल पर्सन 15 + 28 + 36 + 7, तो ये तो हुआ 43। 43 और ये कितना हो जाएगा? 86 टोटल। 86 टोटल, अच्छा 86 हो गया। 50% हो। 43 × 100, हाँ 50% हो रहा है। देखो ये हो जाएगा 2 और ये 50, तो आंसर हो जाएगा ये वाला ऑप्शन ए 50%, ठीक है। हमें बोला है कि टोटल 86%, ये टोटल करने से 86 भी आएगा। वैसे बोला हुआ भी था, नहीं भी कैलकुलेट करेंगे तो भी चलता, ठीक है। तो यहाँ पर 50% ऐसे लोग हैं जिनका अर्निंग 1500 से ऊपर है। अच्छा, अब नीचे यहाँ पर क्या बोला है देखो, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू मार्क्स ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। ये मार्क्स ऑफ स्टूडेंट बता दिया है। पूछा क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट मार्क्स मोर देन 30? 30 से ज्यादा मिला है, ऐसे कितने हैं? 30 से ज्यादा मतलब ये बिलो 40, मतलब उसमें 30 आ जाएगा, और बिलो 50, तो टोटल कितना हो जाएगा? अच्छा इसमें लेकिन ऐसे नहीं होगा, क्यों? देखो इसमें क्यूमुलेट किया हुआ है ना, इसमें क्यूमुलेट नहीं किया हुआ है। देखो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हम लोग को पूछा है कि बिलो 30 या मोर देन 30 बोला है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं बोला क्या है। मोर देन 30 बोला है, ठीक है। मोर देन 30 मतलब कहां से कहां तक होगा? मोर देन 30 मतलब हम लोग का हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। मोर देन 30 मतलब यहाँ ये पूरा। और अगर हम लोग देखें कि टोटल 35 आंसर होगा। 35 आंसर होगा, हाँ। ये देखो 100 माइनस कितना करेंगे? 100 माइनस 65। क्यों ऐसा हुआ? देखो ये जो है ये टोटल है, 0 से लेके 50 तक। ये जो है ये टोटल, देखो यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ी ना होता है। इंक्रीज कर रहा है मतलब इसमें इंक्लूडेड है। बिलो 10 बिलो 20 मतलब 10 से लेके 20, इस तरह से इंक्लूडेड है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 100, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है? और 30 से कम मतलब यहाँ तक, है ना। 30 से कम मतलब यहाँ तक। ये क्या है? ये है लेस देन 30, ठीक है, लेस देन 30। और 50 से अगर हम लोग कम देखें, 50 से कम यानी 100 तक, इस तरह से देख सकते हैं इसको। अगर हम लोग इस तरह से ड्रॉ करें, ये देखो 50 से कम मतलब अप टू
100, ठीक है। यहां से यहां तक क्या है, ये है लेस देन 50 और ये है लेस देन 30। हमें इसका मिडिल वाला चाहिए, हमें इसका मिडिल का चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस 100 से ये वाला पोर्शन हमें चाहिए, है ना, बिलो 30, तो सॉरी ग्रेटर देन 30 चाहिए हम लोग को, तो हम लोग 100 से कितना माइनस करेंगे, 65, तो आंसर मिल जाएगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन है यहाँ पर लास्ट, ये देखो, फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 250 से लेके 300 के अंदर डेटा हमें फाइंड आउट करके बताना है। सेम उसी तरह से करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने किया। ये देखो 250 एंड 300, तो 250 से ज्यादा और 300 से कम, मतलब इसके अंदर का डेटा हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना माइनस करना पड़ेगा, ये देखो, यहां से ये वाला, ये है मोर देन क्या है, 350 तक है, और यहाँ पर हम लोग को लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, दो दो जगह कवर हो रहा है, जिसमें मोर देन 250 मतलब क्या, यहाँ पर ये वाले सर्कल में आ जा रहे हैं मोर देन 250, और ये है अप टू, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये वाला नहीं, यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, और ये वाला 23 आंसर होगा, 23 होगा, 38, ये देखो ये वाला, इससे माइनस कितना हो जाएगा, 15, 23, ठीक है, ये वाला, क्योंकि हम लोग को क्या बोला है, 250 से ज्यादा बट 300 से कम, बिटवीन बोला है ना, तो बिटवीन मतलब लास्ट कितना हो जाएगा, 299, लास्ट 299 हो जाएगा, मतलब यहां तक हमें देखना है, तो ये हो जाएगा 38 से हम लोगों को 15 माइनस करना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा कितना हो रहा है। बस अभी आज हम लोग यहाँ तक ही करेंगे। सेट सी जो है इसको करने का जरूरत नहीं है, एमसीक्यू पर्पस में, एडिशनल क्वेश्चन बैंक हम लोग नेक्स्ट करेंगे। पहले हम लोग दूसरा जो टॉपिक है वो एक बार स्टार्ट करते हैं, फिर अगर टाइम बचेगा थोड़ा थोड़ा एडिशनल क्वेश्चन से जितना हो सके हम लोग करेंगे। अच्छा, तो ये वाला देखो, हम लोग अभी पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट किए थे तब मैंने बोला था हम लोगों को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन, ठीक है, हम लोग सिंगुलर सेंस में पढ़ेंगे, जिसमें पहले किया जाता है कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा, और डेटा कलेक्शन 2 टाइप्स होता है, ये भी हम लोगों ने देखा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ये सब हम लोगों ने बेसिक्स में कवर किया। उसके बाद हम लोग क्या सीखे, प्रेजेंटेशन कितने तरह से कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें अट्रैक्टिव जो है चार्ट होता है, और जो सबसे बेस्ट होता है टेबुलर फॉर्म होता है प्रेजेंटेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया, ये 2 पॉइंट हम लोगों ने कवर कर लिया। प्रेजेंटेशन में भी बहुत सारा था, टेबुलर था, चार्ट था, ठीक है, बार डायग्राम, बहुत सारा डायग्राम था, ठीक है। अच्छा, एनालिसिस अभी हम लोग पढ़ेंगे। एनालिसिस में हमें क्या पढ़ना है कि किस तरह से हम लोग मतलब एनालिसिस करें डेटा का, ठीक है। डेटा को एनालाइज करने के पहले डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। हम लोग अगर मेजरमेंट नहीं करेंगे तो एनालिसिस कैसे करेंगे, इसीलिए सबसे फर्स्ट जो है वो हमें डेटा को एनालिसिस करने आना चाहिए, ये हमारा सेकेंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। एनालिसिस करने के बाद ही हम लोग डेटा को क्या कर पाएंगे, सही तरह से मेजर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो एक क्लासरूम है जहां पर फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है, और इनका हाइट जो है, हाइट हम लोगों ने हाइट जो है वो ऑब्जर्व करके कलेक्ट किया, ठीक है, ऑब्जर्व करके कलेक्ट किया, और वहां पर हम लोगों ने देखा कि मिनिमम 150 सेंटीमीटर से लेके मैक्सिमम 170 सेंटीमीटर तक स्टूडेंट लोगों का हाइट हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एक रेंज हो गया, है ना, कि ये एक रेंज हो गया, तो इसके मिडिल में बाकी लोग हैं। सबसे कम हाइट अगर दिख रहा है तो वो 150 है, सबसे ज्यादा हाइट अगर दिख रहा है तो वो 170 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक रेंज बता दिया गया कि 150 से लेके 170 सेंटीमीटर है। और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब देखो, अब इसका मीड वैल्यू क्या होता है, मीड वैल्यू हो जाएगा, मीड वैल्यू कैसे निकालते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करके निकालते हैं, तो ये हो गया 320 डिवाइडेड बाई 2। अब मीड वैल्यू क्यों निकाला वो हम बताते हैं। देखो, अगर हम लोग इस चीज को ग्राफ में प्लॉट करते कि हमें एक्सट्रीम क्या मिला, दोनों एक्सट्रीम मतलब मिनिमम एक्सट्रीम एंड मैक्सिमम एक्सट्रीम, तो हम लोगों को मिला 150
उसके बाद अगर हम लोग 10 का गैप ले लेते, सपोज ये 10 का गैप है, 160 170, जिसमें 160 जो है वो मिडिल में आया और 170 ये मिनिमम हाइट है, ये मैक्सिमम है, ये क्या है इसका मतलब एवरेज, ये एवरेज कर दिया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर देखें हम लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ना वो इसी के आसपास होंगे, मतलब सभी का 160 होगा ऐसा जरूरी नहीं है, 160 और उसके आसपास होंगे, क्योंकि कोई भी कलेक्शन ऑफ डेटा में देख सकते हो मिनिमम मैक्सिमम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक जगह कोई भी स्कूल का एक रिजल्ट देख रहे हैं या कॉलेज का रिजल्ट देख रहे हैं, तो उसमें सबसे खराब नंबर और सबसे अच्छे नंबर कम ही लोगों को आते हैं, मैक्सिमम लोगों को एवरेज नंबर आता है। ठीक है, या फिर हाइट का जैसे मैंने बोला, या फिर किसी कंपनी का प्रॉफिट, तो बहुत मतलब कंपनी बहुत अच्छा चल रही है, ऐसा एक दो कंपनी होता है, बहुत अच्छा चल रही है, बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस है, ऐसा एक दो कंपनी होता है, और बहुत ही खराब हालत में एक दो कंपनी, बाकी सब जो है वो सर्वाइवल है, मतलब जो है एवरेज है। ठीक है, इस तरह से हम लोग हर एक चीज में देख सकते हैं। वेट हम लोग अगर देखेंगे ना तो बहुत मोटा इंसान, ऐसा नहीं कि रास्ते में निकलोगे तो ज्यादा से ज्यादा मोटा इंसान ही दिखेगा, नहीं, हमें क्या दिखता है थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक। ठीक है, ठीक ठाक, ना कोई ज्यादा हेल्दी है ना बहुत वीक है, मतलब ना ज्यादा फैट है ना ज्यादा थिन है। ठीक है, मिडिल, बहुत दुबले पतले एकदम, मतलब बहुत ही दुबले पतले लोग भी हमें कम दिखते हैं, ऐसे हम लोग देखने से बोलते हैं कि वो इंसान बहुत दुबला है, या फिर वो इंसान बहुत ज्यादा लंबा है, तो बहुत ज्यादा लंबे लोग भी कम दिखते हैं, एवरेज हाइट ही हमें देखने को मिलता है। तो एवरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो वैसे ही देखो अगर हम लोग इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इस तरह से मतलब 150 में कम लोग दिखेंगे, 170 में भी कम दिखेंगे, मैक्सिमम हमें ये 160 के आसपास लोग ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, 160 के आसपास लोग ज्यादा दिखेंगे, मतलब हम लोग इसको ऐसे दिखा सकते। ठीक है, यहाँ पर 160 के आसपास हमें ज्यादा लोग दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ही हमें क्या दिखेगा, मैक्सिमम डेटा यहाँ मिलेगा। अब स्टैटिस्टिक्स में बोलेंगे तो मैक्सिमम डेटा, और मैक्सिमम अगर हाइट देखोगे, मैक्सिमम लोगों का हाइट यहाँ होगा 150, बहुत ही कम हाइट वाले लोग कम दिखेंगे, बहुत ही ज्यादा हाइट वाले लोग भी कम दिखेंगे। तो मैक्सिमम डेटा क्या होता है ना, सेंटर की तरफ जो है वो मतलब कंसेंट्रेटेड बोलो या क्लस्टर्ड बोलो, वो सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं मैक्सिमम डेटा इज कंसेंट्रेटेड और क्लस्टर ऑन टूवर्ड्स सेंटर। ठीक है, मैक्सिमम डेटा हमें सेंटर के तरफ ही देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे यानी यहाँ पर जो भी मैक्सिमम डेटा है वो 160 के आसपास एंड 160 होगा, ऐसा नहीं कि सभी का 160, इसके आसपास होगा, 150 या 170 के आसपास नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी डेटा हमें देखने को मिलेगा उसका सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो है वो 160 और उसके आसपास ही मिलेगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें हेल्प करता है, क्या चीज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर वैल्यू बोल सकते हैं, सेंटर या फिर एवरेज। तो ये क्या हो गया, इसको पहले लिख देते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेंटर। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, एवरेज, एवरेज। ठीक है, इट्स प्रेजेंट, ये क्या प्रेजेंट करता है, सेंटर या फिर एवरेज, ये क्या प्रेजेंट करता है, इट प्रेजेंट्स द सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये सेंट्रल टेंडेंसी को प्रेजेंट करता है, टेंडेंसी। ठीक है, टेंडेंसी क्या है, डेटा जो है सेंटर के तरफ क्लस्टर्ड या कंसेंट्रेटेड होता है, दैट इज द टेंडेंसी। इनका टेंडेंसी जो है ये सेंटर के तरफ जाता है। ठीक है, और जो वैल्यू हमें इस टेंडेंसी को मेजर करने में हेल्प करेगा, जैसे यहाँ पर 160, जो वैल्यू हमें इस टेंडेंसी को मेजर करने में हेल्प करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, जो वैल्यू हमें इसको मेजर करने में हेल्प करता है उसी को बोला जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू which measure the value of central tendency। ठीक है, ये जो डेटा है यही हमें सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने में हेल्प करता है। ठीक है, यही वाला हमें पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर हम दिखाते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन। ठीक है, तो हम लोग पहले अभी ये वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आफ्टर दैट डिस्पर्सन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें देखो एक बार हम यहाँ से जो है इसका डेफिनेशन बताते हैं। देखो क्या बोला है, इन मेनी केसेस लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट, जैसे मैंने अभी बोला, वेट, मार्क्स, प्रॉफिट, वेज एंड सो ऑन, मतलब
हाइट भी देखोगे, जैसे मैंने बोला बहुत मतलब बहुत ही शॉर्ट हाइट और बहुत ही मतलब लॉन्ग हाइट ये कम दिखेगा। वेट बहुत ज्यादा फैटी, बहुत ज्यादा थीन कम दिखता है। मार्क्स भी ऐसा नहीं होता है एक स्कूल में सभी को आउट ऑफ मतलब सभी को 90% मार्क्स मिला, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो एक दो लोगों को मिलता है, बहुत ही खराब एक दो लोगों को मिलता है, बाकी सबको एवरेज मिलता है। प्रॉफिट का भी वैसे ही होता है। कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग भी नहीं है, लॉस मेकिंग भी नहीं है, एवरेज। बहुत ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग गिन सकते हैं कितनी कंपनियां हैं, जिसको ब्लू चिप कंपनी भी बोल सकते हैं, और बहुत कम प्रॉफिट मेकिंग यानी लॉस वाली कंपनियां भी कम होती है कि कंपनी खुला बंद हो गया, ये सब कम इंसिडेंट होता है। वेजेस एंड सो ऑन, इट हैज बीन नोटेड, ये हमें देखना चाहिए दैट स्टार्टिंग विद द रेदर लो फ्रीक्वेंसी, अगर हम लोग लो फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट करते हैं, द क्लास फ्रीक्वेंसी ग्रेजुअली इंक्रीजेस, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया 150 सेंटीमीटर, फिर हो जाएगा 150 पॉइंट समथिंग, फिर 151, 151 पॉइंट समथिंग, 152, इस तरह से इंक्रीज होगा टिल इट रीचेस इट्स मैक्सिमम। मतलब मेरे यहाँ पर मैक्सिमम था 170, जब तक मैक्सिमम तक नहीं पहुंचते तब तक ये ग्रेजुअली इंक्रीज होते जाता है। समवेयर नियर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन and after which the class frequency steadily falls to its minimum value towards the end। फिर क्या होता है, जैसे ये इंक्रीज होते जाता है ये क्लस्टर कर जाएगा, ठीक है, सेंट्रल पार्ट में, फिर धीरे धीरे ये डाउनफॉल की तरफ जाएगा। द सेंट्रल टेंडेंसी में बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे मैंने तो यहाँ पर 3 ही डेटा लिया था, ठीक है, एक्सट्रीम वाला, एक्सट्रीम 2 यानी मिनिमम मैक्सिमम, और मिडिल वाला। अगर हम लोग यहाँ पर 100 स्टूडेंट का डेटा कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स हमें मिल जाएगा, 100 टाइप्स ऑफ सेंटीमीटर्स, 100 टाइप्स ऑफ जो है हाइट वो हमें मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है, देखो यहाँ पर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब वही होता है कि ऑब्जर्व करके हम लोगों ने जो भी कलेक्ट किया, ठीक है। अब देखो द सिंगल वैल्यू द सेंट्रल टेंडेंसी में भी यहाँ पर थे हम लोग, एक सेकेंड हाँ, the central tendency may be defined as the tendency of a given set of observation to cluster around a single central or middle value। देखो जहां पर क्लस्टर हो रहा है डेटा, मतलब जमा हो रहा है, वो क्या है, सिंगल मिडिल वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू, जिसको हम लोग सेंटर वैल्यू बोल सकते हैं, इसको मिडिल वैल्यू भी बोल सकते हो, इसी को एवरेज भी बोला जाता है, ठीक है, इसी को एवरेज भी बोला जाता है। ये देखो अब ये वैल्यू जो है इज डिस्क्राइब्ड एज ए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और लोकेशन और एवरेज, इसी को हम लोग बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्योंकि इसी से जो है हम लोग पूरे ऑब्जर्वेशन का जो है एक प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। जैसे मान लो किसी स्कूल में कोई स्टूडेंट को मिला है 99%, ठीक है, ये मिला है एक ही जन को, ठीक है, और मान लो बहुत ही खराब, जैसे मान लेते हैं मिला है 29%, ये मान लो 3 लोगों को मिला है, फॉर एग्जाम्पल 0 से लेके 29% के अंदर। तो अगर स्कूल का परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो इस पे डिपेंड नहीं करता और इस पे भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। स्कूल बहुत खराब है नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा है। मैक्सिमम लोगों को मान लो 100 में से 4 ऐसे हालत में, 3 और ये एक 4, बाकी लोगों का जो है उसी से उस स्कूल का जो है रेपुटेशन जो है हम लोग देख के बता सकते हैं। जैसे तुम लोग का मार्क्स ही मान लो, तुम लोगों को मान लो अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 मिल गया, ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल मान लो क्या बोले कौन सा सब्जेक्ट ले, कोई भी सब्जेक्ट ले लेते, मेरा वाला ही ले लेते, चलो मैथ में मान लो थोड़ा सा खराब हो गया बाई चांस, ठीक है, बाई चांस खराब होना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसे हुआ तो, और बाकी सब जो है एवरेज, तो फिर तुम लोग का रिजल्ट जो है ना वो एवरेज ही दिखेगा, इस 100 का कोई काम नहीं है। अगर एक में 100 मिला बाकी सब में उतना अच्छा नहीं मिला, मान लो बाकी सब में 30-30 मिला, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि बाकी सब में 30 मिला, ये देखो 100 एक में मिला, 30-30-30 बाकी ऐसा मिला, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 30-30-60 और 30-190 मिल गया, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय 4 कर दो, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। तो अगर इतना आ रहा है, मैंने रैंडमली कर दिया, पता नहीं ये कम बेसी भी हो सकता है, 47.5 ही तो आ रहा है, 4-5 4 × 5 20, हाँ। तो ये देखो ये एवरेज रिजल्ट आया, इसका इंपैक्ट नहीं आया, एवरेज ही आ गया रिजल्ट, है ना, 47.5, 100% हुआ तो क्या हुआ, इसका मतलब जो है एवरेज वैल्यू हमारे जो है पूरे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को प्रेजेंट कर सकता है, मतलब तुम्हारा पूरा रिजल्ट जो है तुम लोग का वो इसी से प्रेजेंट हो जाएगा, सबसे कम या सबसे ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर इसको और भी थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, ये एक और कम कर दो, जो भी हो, समझ में आ गया होगा हम जो बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है। Hence it is possible to condense a vast mass of data
बाय ए सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू से हम लोग पूरे मास ऑफ डेटा को, वास्ट मास ऑफ डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, द कंप्यूटेशन ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेनी स्फेयर। ए कंपनी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स हाई एवरेज प्रॉफिट। कंपनी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हाई प्रॉफिट नहीं, हाई एवरेज प्रॉफिट। एवरेज क्या इनकम है? एक साल 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया, उसके बाद 10 लाख भी नहीं जाता है, क्या फायदा? एवरेज क्या टर्नओवर है वो बताओ, एवरेज परफॉर्मेंस क्या है कंपनी का, वही बोल रहा है। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज जज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। एवरेज मार्क्स से ही पता चलेगा कि ये इंस्टीट्यूट कितना अच्छा है, एंड सो ऑन। फर्दरमोर द सेंट्रल टेंडेंसी आल्सो फैसिलिटेट्स अस इन प्रोवाइडिंग ए बेसिस फॉर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, और ये कंपैरिजन में भी हमें हेल्प करेगा, ठीक है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। आई होप सेंट्रल टेंडेंसी पहले हम लोग को समझ लेना चाहिए, जो कि समझ में आ गया होगा। सेंट्रल टेंडेंसी किसे बोलते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी मतलब डेटा सेंट्रल की तरफ जो क्लस्टर होता है, सेंटर की तरफ, या फिर कंसेंट्रेटेड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी डेटा का। और इसको मेजर करने के लिए जो वैल्यू हम लोग यूज करते हैं उसे सेंट्रल वैल्यू, मिड वैल्यू या एवरेज वैल्यू बोलते हैं। और इसी को बोला जाता है, जो वैल्यू से मेजर करते हैं डेटा का सेंट्रल टेंडेंसी को, उसी को बोला जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अब ये कितने तरह का होता है देखो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है, हमें कितने तरह का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। देखो पहले तो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर लिख देते टाइप्स, टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहला होता है एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन, ठीक है, एरिथमेटिक मीन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एएम, या फिर सिर्फ मीन। अगर क्वेश्चन में सिर्फ मीन बता दे तो एरिथमेटिक मीन को ही एज्यूम किया जाता है, बाकी किसी मीन को नहीं लिया जाता है। अगर हमें नहीं बताता है कौन सा मीन है स्पेसिफिकली, जैसे इसके बाद भी हम लोग पढ़ेंगे, ये देखो जैसे कि मीडियन हो गया, मोड हो गया, इसमें तो मीट वाला लैंग्वेज नहीं है। उसके अलावा होता है जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, जियोमेट्रिक मीन। अब मान लो क्वेश्चन में बोला है सिर्फ मीन, तो कंफ्यूज हो सकते हो कि एरिथमेटिक ले या जियोमेट्रिक। तो अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है तो ऑलवेज ये माना जाता है कि ये एरिथमेटिक मीन है, जिसको एएम भी बोला जाता है, और या फिर सिर्फ मीन भी बोला जाता है। ये हो गया जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है, जीएम एचएम, ऐसे शॉर्टकट में जीएमएचएम भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक एक पॉइंट को समझेंगे कि एरिथमेटिक मीन क्या होता है। अच्छा देखो, अच्छा इसके पहले एक चीज हमें समझ लेना पड़ेगा, दैट इज सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने तरह का होता है। देखो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अनक्लासिफाइड और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनक्लासिफाइड मतलब जहां पर सिर्फ वेरिएबल में एक्स रहेगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जहां पर एक्स के साथ साथ एफ भी रहता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होगा, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम एक एग्जांपल से समझा देते हैं, ऑलरेडी ये मेरा बोला हुआ है। अनक्लासिफाइड मतलब मान लो सिर्फ एक्स है, स्टूडेंट मान लो क्लास में 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट को मार्क्स मिला है, किसी को 20 आउट ऑफ 20 मिला है, किसी को 15 मिला है, किसी को 13 मिला है, किसी को मान लो मिल रहा है 10 और किसी को मिला है 7, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम लोग ये देखेंगे, ये जो पैटर्न है इसको बोलते हैं अनक्लासिफाइड डेटा, ठीक है। अब अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देखें तो वो सिंपल और ग्रुप्ड दो तरह का होता है। सिंपल फ्रीक्वेंसी में जैसे एक्स भी है एफ भी है, 10 मिला है 2 जन को और 5 मिला है मान लो 4 पर्संस को, तो ये हो गया सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 10 to 20,
20 to 30 फॉर एग्जाम्पल। अब इसमें इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव भी होता है, वो तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक बार जस्ट समझा देते हैं। 10 to 20 मिला है मान लो 5 जन को, 20 to 30 मिला है मान लो 7 जन को, ठीक है। ये हो गया ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट आता है एरिथमेटिक मीन। अच्छा, इसको ना सीरीज में भी एक बार बता देते, सीरीज बोल के भी, सीरीज भी 3 टाइप्स ऑफ सीरीज होता है, वो भी हम लोगों को एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ठीक है, कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने तरह का होता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी सीरीज है वो हम लोगों ने नहीं देखा। एक बार सीरीज का नाम भी पता कर लेते हैं, सीरीज कितने तरह का होता है। यहाँ पर सीरीज भी लिख लेते हैं एक बार, सेम यही वाले चीजों का दूसरा एक्सप्लेनेशन है। सीरीज, सीरीज जो है वो नॉर्मली 3 तरह का होता है। एक है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। अब इसको भी समझा देते हैं, एक ही बात है, देखो सपोज एक्स का वैल्यू है 5, 7 एंड मान लो यहाँ पर 5, 7 एंड 9, ठीक है। तो ये हो गया इंडिविजुअल सीरीज, इसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब एक्स का वैल्यू है सपोज 5, 5, 7, 9, 2, 1, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो एक्स को कैसे प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगा, तो 5 2 टाइम्स है, 7 1 टाइम्स है, 9 1 टाइम्स है, ठीक है, और 2 जो है वो भी 1 टाइम्स है, और यहाँ पर ये 2 कर देते हैं, 2 2 टाइम्स है। ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। अच्छा, अब कंटिन्यूअस सीरीज क्या होगा, देखो कंटिन्यूअस सीरीज कैसे होता है। जैसे ये वाला 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। इसमें फ्रीक्वेंसी लगा देते हैं, ये 2 है, 9 है, 4 है, ये हो गया क्लास, ठीक है। ऐसा अगर देखने में होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऐसे देखने में है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज, यानी कि अनक्लासिफाइड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर डिस्क्रीट मतलब ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और अगर ऐसे है कंटिन्यूअस सीरीज है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों में मैंने सिमिलरिटीज दिखा दी है, ठीक है। अब हम लोग एरिथमेटिक मीन को पढ़ेंगे और उसमें ये सारी चीजों को अप्लाई करेंगे कि कैसा सीरीज रहने से कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि अभी तो हमें कैलकुलेशन ही सीखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पढ़ेंगे एरिथमेटिक मीन, ठीक है। एरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, एरिथमेटिक का मतलब होता है प्लस और माइनस करना। कोई भी एरिथमेटिक जो है ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस अगर थ्रू प्लस एंड माइनस करते हैं तो इसे बोला जाता है एरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं प्लस और माइनस इज एरिथमेटिक ऑपरेशंस एंड मीन्स एवरेज, ठीक है। और इसका मतलब ही होता है एवरेज कैलकुलेट करना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लो एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, लाइक ऐसे x1, x2, x3 डॉट डॉट करके xn, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, जैसे कि यहाँ पर देखो इसके जगह हम ये भी एग्जांपल, ये मतलब नॉर्मल फॉर्म में तो लिखना पड़ेगा। जैसे देखो मान लो स्टूडेंट लोगों का जो है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरह से, 2 मिला है, किसी को मिला है 5, और ये मान लो किसी को मिला है 4, ठीक है। तो टोटल एवरेज कितना मिला है, 2 + 5 + 4 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। किसी एक स्टूडेंट को 3 सब्जेक्ट में आउट ऑफ जो है 5 इतना मिला, आउट ऑफ 5 2 मिला है, 5 मिला है, 4 मिला है, तो तीनों सब्जेक्ट में एवरेज कितना मिला है, 4 + 2 7, 4 5 6 6 + 1 11 हो गया। अच्छा, इसको 3 कर लेते हैं, ठीक है, तो ये ठीक रहेगा, 12 हो जाएगा, तो ये मतलब डिविजिबल होगा, तो ये देखने में ठीक लगेगा। तो 4 हो गया, एवरेज मार्क्स 4 हो गया। तो यहाँ पर ये 3 जो है ये x1 है, 5 जो है ये x2 है,
x4 जो है ये x3 है, मतलब x1 x2 x3 का मतलब कुछ नहीं, लाइन बाय लाइन जो वेरिएबल्स है उसको हम लोग इस तरह से जनरल फॉर्मेट में डिनोट करते हैं। और लास्ट वाला, क्योंकि ये सब नंबर है ना, 1 2 3, मतलब एक फर्स्ट नंबर कौन है 3, सेकेंड नंबर कौन है 5, थर्ड नंबर कौन है 4, तो एक्स एन मतलब nth नंबर मतलब जहां तक हम लोगों का ऑब्जर्वेशन जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर हम लोग का n क्या है 3, n मतलब होता है हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर एवरेज कैलकुलेट करने बोले, जैसे कि यहाँ पर कैलकुलेट किया, एवरेज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एवरेज को एक्स बार से डिनोट किया जाता है। ये जो साइन है इसको बोला जाता है बार, ठीक है। एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, क्योंकि देखो हम लोगों ने वही किया है, प्लस x3, अब इसको लिखने का पैटर्न प्लस डॉट डॉट xn, मतलब जितना भी रहेगा xn तक, डिवाइडेड बाय क्या होता है, देखो डिवाइडेड बाय 3 नंबर थे 3, हाउ मेनी नंबर्स, दैट इज n। एन मतलब क्या होता है, एन मतलब होता है हाउ मेनी नंबर्स, कितने सारे नंबर्स है, दैट इज एन। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय एन हो गया। अब इसको कैसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे, इसको कुछ इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ये हो गया समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब समेशन का मतलब क्या होता है, टोटल, ठीक है, समेशन का मतलब टोटल होता है। एक्चुअली दो तरह का साइन होता है, ये भी होता है और एक ये भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं समेशन, ठीक है। और इसको और एक नाम भी बोला जाता है, दैट इज सिग्मा, इसको हम लोग सिग्मा भी, बहुत से लोग इसे सिग्मा भी बोलते हैं, और ये जो है इसको सिग्मा ही बोला जाता है, ठीक है। सिग्मा ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ये हो गया कैपिटल सिग्मा, ठीक है, ये होता है कैपिटल सिग्मा, ये स्मॉल सिग्मा होता है, ठीक है, ये स्मॉल सिग्मा होता है। अब समेशन बोलो या सिग्मा, समेशन मतलब हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं सम यानी टोटल, समेशन यानी टोटल कर रहे हैं, और इसीलिए इस साइन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको और भी थोड़ा सा अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो समेशन है, यहाँ पर x का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगा, 1 से लेके n तक, ठीक है, 1 से लेके n तक, यानी अगर हम लोग इसको इस तरह से डिनोट करें कि i इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, i इक्वल टू 1 टू n, मतलब तब इसका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, xi ऐसे करके, एक्स आई डॉट डॉट करके एक्स एन, मतलब एक्स का वैल्यू, एक्स आई का मतलब आई का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, डॉट डॉट करके एन तक हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग जैसे चाहे इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, हमें समझने से मतलब है। आई का मतलब कुछ नहीं, आई का मतलब आई का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, तो 1 2 3 4 करके फर्स्ट से लेके एंड, जहां तक हाउ मेनी नंबर्स, जितने सारे नंबर्स है वहां तक वेरी करेगा। अगर इतना नहीं समझ में आता है तो ये भी काफी है, बट हाँ एमसीक्यू में अगर ऐसा कुछ आए तो हमें समझ के रखने से हम लोग एमसीक्यू को कर पाएंगे। तो एन तो जैसा है वैसे ही रहेगा, हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है। और एक्स, एक्स मतलब ये सब एक एक एक्स है, ये पहला एक्स, ये दूसरा, ये तीसरा, इसीलिए x1 x2 x3। और भी इसको थोड़ा सा डिटेल्स में जाए तो x का वैल्यू 1 2 3 कहाँ कैसे आया, 1 2 3 को i से डिनोट कर सकते हैं, i 1 से लेके n तक चलेगा, 1 से लेके n तक, 1 2 3 4 5 करके n तक चलेगा। n मतलब जितने सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, जितने सारे सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस बने हुए हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया एरिथमेटिक मीन क्या होता है। अब हम लोग इस पे चेक करेंगे कि कितने तरह से इस एरिथमेटिक मीन का हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये सीरीज के हिसाब से बोलो या फिर इस हिसाब से हम लोग कितने तरह से एरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें सिंपल सीरीज देगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम लोगों को जो है कुछ और देगा लाइक इंडिविजुअल सीरीज तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अगर हमें डिस्क्रीट देगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो सपोज यहाँ पर हम पहले लिखते हैं इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं अनक्लासिफाइड। इसके हिसाब से कैसे हो जाएगा, जैसे मान लो x का वैल्यू दे रखा है 5 7 एंड 9, ठीक है। तो am यानी एरिथमेटिक मीन वही पढ़ा हम लोगों ने, कैसे होगा 5 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना हो जाएगा 5 9 प्लस 5 14 14 प्लस 7 21, ये हो गया 7, ठीक है। ये इंडिविजुअल सीरीज के लिए हो गया। अब डिस्क्रीट, डिस्क्रीट सीरीज या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कैसे होगा, देखो ये अच्छे से समझना है हम लोग को, इसी फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो x का वैल्यू सपोज है 5 7 9 2 और
1, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सपोज है 2 1 1 1 और 2, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, देखो अगर हमें अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है तो इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। तो 5 जो है वो 2 टाइम्स ऑकर हुआ है, मतलब एक्चुअली 5 + 5 7 1 टाइम, यानी एक बार 7, 9 1 टाइम, यानी एक बार 9, फिर 2 1 टाइम, फिर ये 1 जो है ये 2 टाइम्स, मतलब 1 + 1 ये, ठीक है। ये मेन थीम है, जो एवरेज होता है उसका मेन थीम यही वाला होता है। अब डिवाइडेड बाय हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7, डिवाइडेड बाय 7 करने से जितना आंसर आएगा वो हम लोग का आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल देखो कितना आ रहा है, 9 + 1 10 10, और ये हो गया 10 + 7 17 18 19 20, और यहाँ पर हो गया 30 30 बाई यहाँ पर हो गया 7, ठीक है। ये 7 हो जा रहा है, ये 6 करने से ठीक रहता, ये 30 है तो अगर 5 कर देते तो भी ठीक रहेगा। ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं, यहाँ पर डिवाइड कर लेते, ये कुछ आएगा 4.28 आ रहा है, ठीक है, 4.28 आ रहा है डिवाइड करने के बाद। यही चीज हमें यहाँ पर फॉर्मूला में करना है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर हम लोग ऐसा ले रहे हैं फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग फाइंड आउट करेंगे f × x, क्यों, क्योंकि 5 2 टाइम्स है, तो 2 5 का टोटल 10, उसको हमें एट अ टाइम दिखाना है। तो ये हो गया 10, ये है 5 f × x, 5 × 2 10 हो गया। 7 1 टाइम्स है तो 7, उसका वैल्यू इंडिविजुअली 7, 9 1 टाइम्स है उसका वैल्यू 9, 2 1 टाइम्स है उसका वैल्यू 2 ही रहेगा। 1 जो है ये 2 टाइम्स है तो 1 + 1 2 होगा, तो यहाँ पर भी मैंने 2 कर दिया। तो टोटल देखो समेशन ऑफ fx, अगर कोई सिग्मा रीड करते हो तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर टोटल ये देखो 10 + 7 + 9 + 2 + 2 30 होगा, अभी अभी मैंने करके दिखाया। डिवाइडेड बाय 7, अगर हाउ मेनी नंबर्स के चक्कर में तुम लोग ऐसे काउंट करते हो 1 2 3 4 5, ये गलत है, क्योंकि 5 जो है वो तो 2 टाइम्स है ना। तो इसका मतलब जब हम लोग ऐसा मतलब डिस्क्रीट वाला सीरीज लेंगे तो हम लोग का f जो है वही हो जाता है n, ठीक है। जो n है वो f हो जाता है, क्योंकि देखो लॉजिकली पता चल रहा है 7 नंबर है, इसको टोटल करो 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 2 टाइम्स काउंट हो रखा है। 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, x बार इक्वल टू समेशन या सिग्मा ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f, ठीक है। तो 30/7 यानी कि 4.28, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट होना चाहिए। ये हो गया हम लोगों का सेकेंड फॉर्मूला। अभी फॉर्मूला पूरा लिखेंगे तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा किस तरह से इजीली हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर समझते जाओ अभी, तभी याद रहेगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ये वाले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लास्ट ग्रुप, है ना, कंटिन्यूअस सीरीज और ग्रुप फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसमें कैसे होगा, सपोज हम लोग पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक 10 क्लास ले लिया मैंने, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। और एफ है, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है 294, सपोज 294 ये हम लोगों का एफ है, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एक्स बार फाइंड आउट करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को क्या क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम लोग का एवरेज कितना है। अब 10 से लेके 20 के अंदर जितने भी नंबर्स है वो तो 2 टाइम्स ऑकर्ड हुए, क्या हम लोग 10 से लेके 20 कैसे काउंट करें, हम लोग 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 सारा डेटा ले लें, ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, जब भी ऐसा सिचुएशन होता है हम लोग फाइंड आउट करते हैं मीड वैल्यू, ठीक है, जिसको एम से डिनोट कर सकते हैं। मीड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी एक्सट्रीम्स है दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2, वही तो आज हम लोगों ने पहले सीखा। तो दोनों एक्सट्रीम्स को ऐड करो, 30/2 कितना हो जाएगा 15, है ना। 10 + 20 30/2 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब दूसरा वाला 30 + 20 यानी 50/2 हो गया 25, और 70/2 यानी हो गया 35। अब एक चीज देखो, अगर हम लोगों के क्लास इंटरवल में विद जो है वो इक्वल है, मतलब गैप इक्वल है, जैसे यहाँ पर देखो 10 से 20, फिर उसके बाद 20 to 30, 30 to 40, सभी में 10 10 का गैप है। अगर ऐसा होता है तो एक चीज देखो, 15 में 10 ऐड करो 25 हो जाएगा, 25 में 10 ऐड करो 35 हो जाएगा। इस तरह से ही कैलकुलेट करना चाहिए, बार बार प्लस करके डिवाइड करने का जरूरत नहीं होता है, बस एक बार कैलकुलेट करो, बाकी
बाकी जो है अगर इक्वल इंटरवल है तो फिर ऐड करते जाओ उस इंटरवल का वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफ इंटू एम। जैसे यहाँ पर क्या था, एफ इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स हमारे पास था, यहाँ पर कंफ्यूजन है कौन सा एक्स ले, इसीलिए हम लोगों ने मिडिल वाला ले लिया, एफ इंटू एम यानी 30। ठीक है, 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 हो जाता है 225 और ये हो गया 140 हो रहा है। ठीक है, ये 140 हो रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, एफ एम का टोटल करना है, सिग्मा या फिर समेशन एफ एम। तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस ये 5 हो गया, यहाँ पर हो गया 3 2 5 और 4 9, ये हो गया 395। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करो, 395 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एफ एफ कितना है, 9 प्लस 4 प्लस 2 15। ठीक है, ये 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हम लोगों का 395 डिवाइडेड बाय 15। कुछ तो एक आएगा, देख लेते हैं कितना आ रहा है, 395 डिवाइडेड बाय 15, ये आ रहा है 26.333 ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का, देखो कौन सा, कंटिन्यूअस और ग्रुप फ्रीक्वेंसी। इसमें ये एक मेथड हो गया जहां पर हम लोगों ने मीड वैल्यू कैलकुलेट करके किया। ठीक है, मीड वैल्यू कैलकुलेट करके किया। अब इसी का हम लोग और एक मेथड कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। उसमें भी इसका इसका दो मेथड होता है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल जो मेथड होता है जैसे यहाँ पर किया था हम लोगों ने। अब इसी का हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड, देखो कैसे होगा। स्टेप डेविएशन आंसर सेम आएगा लेकिन इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। स्टेप डेविएशन मेथड में कैसे होगा, सेम वैल्यूज ले लेते हैं, 10 to 20, 20 to 30 और 30 to 40। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी भी ये ले लेते हैं 2 9 और 4, 2 9 और 4। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड कैलकुलेट करेंगे जिसमें हमें मीड वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। मीड वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीड वैल्यू कितना हुआ था वही लिख लेते हैं, देखो 15 25 35, सेम क्वेश्चन है ना, 15 25 35। अब हम लोग इसमें एक स्टेप ऐड करेंगे। ठीक है, स्टेप क्या है, इसमें हम लोग का स्टेप ऐड होगा डी, डी इक्वल टू हो जाएगा x माइनस ए, हम बताते हैं क्या होता है, फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे डी डैश x माइनस ए बाई आई। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे एफ इंटू डी डैश। हम समझाते हैं क्या होता है। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला देखने में लेंदी है बट ये जो है इजीली कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा या समेशन एफ डी डैश इंटू सिग्मा एफ इंटू आई। ठीक है, इंटू आई। अब यहाँ पर ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। ठीक है, एफ का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब होता है क्लास लेंथ और विद और इंटरवल। ठीक है, अच्छा, और डी का मतलब होता है, डी का मतलब होता है डेविएशन और डी होता है डी माइनस ए। ठीक है, और डी डैश होता है डी माइनस ए बाई आई होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ऐसे करने में बेनिफिट क्या है, पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेविएशन। डेविएशन कैसे कैलकुलेट होगा, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए करेंगे। ठीक है, एक्स माइनस ए। अब एक्स का मतलब तो पता है, एक्स क्या है, ये वाला एक्स है, क्योंकि देखो ये एक्स से हमारा काम नहीं हो रहा था, ये भी तो एक्स का वैल्यूज था लेकिन ग्रुप फॉर्म में था, इसको हम लोगों ने इसमें ट्रांसफर किया। ट्रांसफॉर्मेशन देखो, ये यहाँ ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब हमें एक एक्स मतलब ये, इसी को एक्स मानना है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये हो गया। अब एक्स माइनस ए करना है, ए का मतलब मैंने नीचे लिख के दिखाया एज्यूम्ड मीन, मतलब हम लोग मानते हैं कि कोई एक नंबर एवरेज है। कौन सा मान सकते हैं, ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो। एक्स में से, इसका मतलब होता है एज्यूम्ड मीन किसको मानेंगे, एक्स जो भी आया, यानी मीड वैल्यू में से कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को हम लोग मिडिल वैल्यू मतलब एवरेज मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेस्ट ये होता है कि अगर हम लोग मिडिल वाला चूज करें, इससे क्वेश्चन करने में आसानी हो जाता है। अगर हम लोग मिडिल के अलावा कुछ और चूज करते हैं तो भी आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो मतलब सिंपल वे से नहीं होगा। तो हम लोग हमेशा मिडिल वाले को मानेंगे। अगर मिडिल में कंफ्यूजन होता है, जैसे मान लो चार्ट डेटा है तो फिर जैसे मान लो यहाँ पर 15, यहाँ मान लो था
25 35 और इसमें मान लो और भी हो जाता है 45, तो कौन सा ले? ये दोनों में कंफ्यूजन, ये दोनों मिडिल, तो कोई भी एक डेटा ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों का ऐसा कोई कंफ्यूजन है नहीं मेरे एग्जांपल में, तो मैंने यहाँ पर इसको a मान लिया। अब क्या करना है, x माइनस a, मतलब 15 माइनस 25 कितना हो जाएगा? -10। ठीक है, 25 यहाँ पर x भी 25, a भी 25, तो ये हो गया 0, और ये नेक्स्ट हो जाएगा 35 माइनस 25 यानी कि 10। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? डी डैश। डी डैश कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एक्स माइनस ए जितना भी आया है डिवाइडेड बाई आई हो जाएगा। ठीक है, आई का मतलब होता है क्लास लेंथ या विथ। लेंथ या विथ कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? बाउंड्रीज को लेस करते हैं, बेसिकली लिमिट्स को। यहाँ पर लिमिट्स और बाउंड्री बराबर है तो लिमिट को बाउंड्री में ट्रांसफर करना भी नहीं पड़ेगा। देखो बेसिक जो है वो अगर हमें याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगा। ये देखो ये ओवरलैपिंग है, यहाँ पर क्लास बाउंड्री क्लास लिमिट इक्वल होता है, तो इसमें जो डिफरेंसेस है, लेंथ जो है वो 10 का हो रहा है, 10 माइनस 20, यहाँ पर 10 डेटा है, 10 सब में 10 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो गया -1, इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू हो गया 1। ठीक है, अब हमें करना क्या है? बेसिकली फॉर्मूला तो हमें वही लाना है, मतलब हमें तो फ्रीक्वेंसी के साथ इसको इंटू करना है। अब ट्रांसफॉर्मेशन देखो, इसको इसमें ट्रांसफर किया। ठीक है, अब ये जो है इससे हम लोगों ने ये डेविएशन बनाया। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग फ्रीक्वेंसी में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है, ये एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर क्लास का ट्रांसफॉर्मेशन मीड वैल्यू में हुआ, मीड वैल्यू का ट्रांसफॉर्मेशन डेविएशन में हुआ, डेविएशन का डी डैश में हुआ। अब इसीलिए मल्टीप्लीकेशन क्या करना पड़ेगा? जो पहले एक्स का होता था और डिस्क्रीट में एफ का होता था, यहाँ पर वही डी डैश का होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर किसका होता था? यहाँ पर x का होता था, यहाँ पर m का होता था, और यहाँ पर किसका होगा? d डैश का होगा। ठीक है, लॉजिकल है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, f इंटू डी डैश मतलब 2 इंटू -1 2 हो गया, 9 इंटू 0 0 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया। तो आंसर आ जाता है सिग्मा, यानी समेशन कर लेंगे तो ये हो गया 2। ठीक है, अब हम लोग पुट करते, क्या सेम आंसर आएगा? मतलब इसके साथ, क्योंकि यही वाले क्वेश्चन को मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया है 294। ठीक है, सेम मतलब हम लोग का आंसर 26.33 आना चाहिए। चेक करो यहाँ पर कैसे पुट करेंगे। ए का मतलब क्या हो जाता है? ए का मतलब एज्यूम्ड मीन, जो कि हम लोगों ने क्वेश्चन में 25 ले रखा है। एफ इंटू डी डैश, एफ इंटू डी डैश का वैल्यू है 2, सिग्मा एफ का वैल्यू है यहाँ पर 15। ठीक है, आई का वैल्यू है 10। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 25 ले लो और ये पूरा पोर्शन कैलकुलेटर पे करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 10 बाई 15, 2 इंटू 10 बाई 15। ठीक है, तो ये हो गया 1.333 ऐसे आ रहा है, तो 26.33। ठीक है, 26.33 ये आंसर आ गया। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे हो कि इतना मेहनत क्यों करे अगर ये दिया हुआ है? क्योंकि ये सिंपल डेटा था तो इसमें भी जल्दी कैलकुलेट हो गया, लेकिन एफ का वैल्यू अगर और एम का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, जैसे मान लो ये है 25, यहाँ पर है 650, तो ये कैलकुलेट करने में काफी मुश्किल होता है, तो इसको हम लोग इस तरह से करते हैं। बाकी एमसीक्यूज है, हम लोग देखेंगे आगे कि कितना हमारे लिए ये वाला मेथड रेलिवेंट होगा। जहां पर जो मेथड से जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा हम लोग वही वाले मेथड में जाएंगे। जैसे इसमें ये जल्दी हो रहा है, ये टाइम टेकिंग हो जा रहा है, स्टेप डेविएशन, तो एमसीक्यू है, हमें करके तो दिखाना है नहीं, सिर्फ आंसर करना है, तो हम लोग अपना डेटा के ऊपर ध्यान देंगे, जैसा डेटा है वैसा मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें लिख के तो करना है नहीं कि स्टेप डेविएशन से बोला है तो स्टेप डेविएशन से ही करेंगे, ऐसा हमें कुछ नहीं बोला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपना गिवन डेटा के ऊपर देख के हम लोगों का जो है कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सारे मेथड्स को एक बार एक जगह पे लिख लेंगे। ठीक है, एरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का जो भी मेथड है वो हम लोग यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है इंडिविजुअल सीरीज के लिए x बार इक्वल टू समेशन x बाई n। ठीक है, अच्छा अगर डिस्क्रीट सीरीज होता है इसके लिए x बार हो जाएगा समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं समेशन एफ एक्स बाई
समेशन एफ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन भी बोल सकते हैं, लेकिन एन ध्यान रखना है, अगर फ्रीक्वेंसी है तो वो सिर्फ काउंट करके एन नहीं होगा। यहाँ पर एफ, समेशन एफ का मतलब एन होता है, ठीक है। कोई कोई जगह पे कैपिटल एन भी यूज किया गया है, ठीक है। तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से प्रेजेंट किया जाता है। तुम लोग को अगर पहले से किया हुआ है, कोई एक पर्टिकुलर याद है फॉर्मूला, तो वो भी यूज कर सकते हो, नहीं तो नया फिर नए तरीके से ये सब यूज करने से प्रॉब्लम अगर होगा तो तुम लोग जैसे सीखो वैसे भी कर सकते हो। मीन्स ये एन के जगह बहुत से लोग इसे कैपिटल एन भी लेते हैं, तो वो तुम लोग अगर ऐसा करते हो तो वो भी करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें आंसर से मतलब है, हमको जैसे याद रहता है मैंने इस तरह से किया है, तुम लोग को जैसे याद रहता है तुम लोग उस तरह से कर सकते हो, ठीक है। कोई कोई आई के जगह सी यूज करता है, ये भी बहुत से लोगों को लग सकता है, हम लोगों ने तो सी पढ़ा था, एक ही बात है। तुम लोग को जैसा ठीक लगे यूज कर सकते हो, ये आई सी से कोई मतलब नहीं, फॉर्मूला हमारा सही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब कंटिन्यूअस सीरीज में देखो क्या क्या होगा। कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला क्या था, पहला हो जाएगा समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, या फिर समेशन एफ एम बाई, ये हो जाएगा, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एम मिड वैल्यू निकालेंगे, एम का मतलब मिड वैल्यू, एम का मतलब मिड वैल्यू, ठीक है। और स्टेप डेविएशन मेथड से क्या होगा, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू आई, जहां पर ए एज्यूम्ड मीन, अच्छा, डी एक्स माइनस ए दैट इज डेविएशन, डेविएशन का मतलब डिफरेंस होता है, ये देखो इसीलिए डिफरेंस कैलकुलेट किया। डी डैश मतलब डेविएशन को क्लास इंटरवल से डिवाइड करना, ये डेविएशन है, डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल, ठीक है। और आई का मतलब क्लास लेंथ या फिर विड्थ, क्लास लेंथ होगा ये वाला, ठीक है, क्लास लेंथ या फिर विड्थ या फिर इंटरवल भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये हम लोगों ने एक जगह पे लिख लिया, ये हमारा जो है इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला जहां पर जैसा लगेगा वैसे यूज करेंगे, ये हम बार बार बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमें इसी तरह से ही यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यू के रेस्पेक्ट में अगर देखो तो प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट होता है एरिथमेटिक मीन का। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज कहाँ दे रखा है, ये तो एरिथमेटिक मीन दे रखा, हाँ, स्टेप डिवीजन मेथड के एक नॉन ओवरलैपिंग सीरीज दिखा दीजिए ना। नॉन ओवरलैपिंग सीरीज, अच्छा, तो नॉन ओवरलैपिंग सीरीज भी हो जाएगा, ये देखो, जैसे यहाँ पर सपोज ये है 10 टू 19, ठीक है, फिर है 20 टू 29, ठीक है, फिर है 30 टू 39, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कुछ भी ले लेते, जैसे 2 4 और 3 ले लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही ये नॉन ओवरलैपिंग है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्लास लिमिट जो है वो इक्वल टू क्लास बाउंड्री नहीं है, हमें पहले इसको क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो क्लास बाउंड्री में कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये वाला ना इधर दिखा देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा जगह रख देते हैं, तो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम लोग पहले इसको क्लास बाउंड्री में ट्रांसफर करेंगे, ये क्लास लिमिट्स को, क्योंकि यहाँ पर क्लास लिमिट्स जो है वो इक्वल टू क्लास बाउंड्री नहीं है, यानी हमें डिफरेंसेस का यूज करना पड़ेगा। CL क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट इक्वल टू लोअर क्लास बाउंड्री अगर नहीं होता है तो हम लोगों को लोअर क्लास लिमिट को ट्रांसफर करना पड़ता है लोअर क्लास बाउंड्री में। और कैसे ट्रांसफर करते हैं, लोअर क्लास लिमिट माइनस d/2 इस तरह से, और अपर क्लास लिमिट प्लस d/2। और d क्या होता है, डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर कोई भी एक सीरीज, कोई भी एक क्लास इंटरवल ले लो, उसमें जो भी लोअर क्लास है और उसके जस्ट प्रीसीडिंग वाले अपर क्लास का डिफरेंस है ना। यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, कोई भी क्लास इंटरवल ले लेते हैं उसका हम लोग लोअर क्लास, जैसे ये 30 ले लिया, ठीक है, और इसके प्रीसीडिंग वाले क्लास का अपर क्लास यानी कि 29, ठीक है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। कैसे भी ये ले लो तो भी 1 आएगा, ये वाला ले लो इसके आगे वाला 20 - 19 तो भी 1 आएगा, तो डी 1 हो गया। d/2 हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। हम नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा केसेस में 0.5 ही होता है, तो 10 का क्या हो जाएगा 9.5, क्योंकि ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा। और उसके बाद ये हो जाएगा 19.5 क्योंकि ये प्लस होगा, उसके बाद 19.5 29.5 30
29.5 ये वाला, और ये हो गया 39.5। ये इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। फिर सेम प्रोसेस, मीड वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मीड वैल्यू 9.5 प्लस 19.5, तो ये हो गया 29। ठीक है, अच्छा ये वाला देखो, 19.5 प्लस 29.5 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना होगा? 19.5 प्लस 29.5, 49 डिवाइडेड बाई 2, 24.5 आ रहा है। ठीक है, फिर हो गया 29.5 प्लस 39.5, ये गलत हो गया क्या मेरा? 29.5, ये गैप तो सब में कितने का है? 10 का है, तो 10 ऐड होना चाहिए, ये शायद गलत हुआ है, पहला वाला ही गलत हो गया। 9.5 प्लस 19.5, ये आ रहा है 29 डिवाइडेड बाई 2 कहाँ किया मैंने? 14.5 होगा ना, ये वाला 14.5 होगा। ठीक है, अब ये वाला ठीक है, देखो सब में 10 का गैप है, 10 का गैप है, तो 10 ऐड कर दो 24.5, 10 ऐड कर दो 34.5, या फिर चेक करके मिडिल वैल्यू भी निकाल सकते हो गया। ये हो गया हम लोगों का m। अब हमें क्या करना है, इसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड से अगर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर d निकालेंगे, d क्या हो जाएगा? x माइनस a। ठीक है, x क्या है? 14.5 माइनस 24.5, तो कितना हो जाएगा? -10। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये +10 हो जाएगा, एंड वाला ना +10 हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा 34.5 माइनस 20, ये 10 हो गया। ठीक है, अब डी डैश कैलकुलेट करेंगे, डी डैश हो जाएगा x माइनस ए, मतलब d बाई आई हो जाएगा। तो d ये है, i क्या है? i ये गैप लेना पड़ेगा, 10 है, देखो ये 10 है, तो -1 0 और 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे f इंटू डी डैश। तो f कितना है? 2 इंटू -1, -2, 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, तो ये हो गया 1। ठीक है, ये 1 हो गया। अब बस फॉर्मूला में पुट करना है, इसमें कुछ नहीं, बस ये ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। x बार a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। तो एज्यूम्ड मीन है 24.5। ठीक है, और एफ डी डैश है ये वाला 1, और एफ कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई 10 है, एफ मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, कर लेते हैं। 3 + 2 5 + 4 9। ठीक है, 9 हो गया। तो ये 24.5 प्लस ये 10/9, 10/9 कितना होता है देख लेते हैं, 1.11 आ रहा है। तो 24.5 प्लस हो जाएगा 24.5, तो ये हो गया 25.611 ऐसे आएगा अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में आ रहा है, क्योंकि मैंने तो रैंडमली एग्जांपल लिया, तो ये एग्जांपल के हिसाब से कुछ इतना आ रहा है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं, बस इसका ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि अगर क्लास लिमिट्स इक्वल टू क्लास बाउंड्री नहीं होता है तो कैलकुलेशन तो नहीं होगा, तो इस तरह से। बाकी एरिथमेटिक मीन में नहीं भी करने से सेम आंसर आता है, लेकिन ये प्रोसेस ही तुम लोग फॉलो करो, क्योंकि मीडियन और मोड में बिना ट्रांसफॉर्मेशन के सही आंसर नहीं आएगा। ठीक है, बिना ट्रांसफॉर्मेशन के सही आंसर नहीं आएगा। तो ठीक है, ये वाला हुआ हम लोगों का। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, ये तुम लोग कर ही सकते हो। ये देखो, इलास्ट्रेशन 1 एग्जांपल दिया हुआ है, 9 वर्कर्स का जो है वेजेस दे रखा है, तो इसका एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने बोला है। तो सबको टोटल कर दो, ये इंडिविजुअल सीरीज है, टोटल कर दो, डिवाइडेड बाय 9 कर दो, जितना आंसर आएगा वही होगा। अच्छा, यहाँ पर एक हमें दे रखा है, देखो जो अभी मैंने एग्जांपल लिया था ना नॉन ओवरलैपिंग का, ये देखो नॉन ओवरलैपिंग का, बट इन्होंने जो है इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि मैंने अभी अभी तुम लोग को बोला, अगर तुम लोगों ने सुना है तो, कि अगर हम लोग इसको स्टेप डेविएशन से करते हैं या फिर जो भी मेथड से करें, अरिथमेटिक मीन में अगर ट्रांसफर नहीं करते हैं तो भी आंसर सेम आता है, मीडियन और मोड में नहीं आता है, वो करना जरूरी होता है। बाकी ये अगर हम लोग नॉर्मल मेथड से करेंगे ना, मीड वैल्यू वाले से, तो ट्रांसफॉर्मेशन करने का जरूरत नहीं होता है, लेकिन ट्रांसफर करके भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो एक चीज दिमाग में बैठा लो कि हम लोग ट्रांसफर करके ही करेंगे, इसमें क्या होता है ना, बार बार फिर याद नहीं रखना पड़ता है किसमें ट्रांसफर करें किसमें ना करें, हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे तो हम लोग का आंसर हर तरह से सेम आएगा। ठीक है, तो ये देखो
44 ये देखो यहाँ पर कर रखा है ना, यहाँ पर ये डेटा दे रखा है वेट्स का, ठीक है, वेट्स का डेटा दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, मीड वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, देखो मीड वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है ना। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर करते तो क्या होता, ये 44 के जगह होता 43.5 और ये होता 48.5, तो भी क्या 46 आता मीड वैल्यू, एक बार चेक करते हैं, 43.5 प्लस 48.5, 92 डिवाइडेड बाई 2, 46 ही आता, ठीक है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर ट्रांसफर करके भी करोगे यही वाला मीड वैल्यू आएगा, बिना ट्रांसफर करके भी यही मीड वैल्यू आएगा, ठीक है, लेकिन मैंने ट्रांसफर करके दिखा दिया। फिर f इंटू एक्स कर लिया इन्होंने जितना आ रहा है, अब बस कैलकुलेशन करोगे तुम लोग कैलकुलेटर से, ये जो आ गया 2211 डिवाइडेड बाई n, मतलब ये देना है 36, ठीक है, तो इसमें हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, जितना आ रहा है 61.42, ठीक है। यहाँ पर भी एक अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करने बोला है, ये देखो 350 से 369, ये वाला भी हम लोग का नॉन ओवरलैपिंग है, देखो नॉन ओवरलैपिंग, इसमें भी इन्होंने क्या किया है, ट्रांसफर नहीं किया, क्यों नहीं किया है, क्योंकि अरिथमेटिक मीन में नहीं भी करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो कैसे किया है, स्टेप डेविएशन मेथड से किया है, ये दोनों का मीड वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, फिर ए मान लिया जैसे मैंने सिखाया डी एक्स माइनस ए, तो ये माइनस ए, ये वाला डेटा माइनस ए, ये वाला डेटा माइनस है, ये जीरो हो जाएगा, बेसिकली ये 0 -1 -2 -3 हर एक डेटा पे ऐसे ही होता है नॉर्मली, और ये 1 2 3 मतलब जो होता है ना लाइन बार वैसे होता है, ये देखो ऐसे, जब हम लोग नंबर सिस्टम पहले पढ़ते हैं तो 0 से कम और 0 से ज्यादा जैसे होता है उसका प्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ये मिडिल में 0 दिखा देते हैं, इधर माइनस वाला डेटा इधर प्लस वाला, वैसे फॉर्म में हो जाएगा। फिर एफ इंटू डी कर लिया, देखो ये सब तुम लोग प्रैक्टिस करके देख सकते हो, हम लोग एक्सरसाइज से हम करवा देंगे, ठीक है। यहाँ से हम एक बार दिखा देते हैं, ये -43 हो गया, अब देखो इसको पुट कर दिया, ये देखो ए एज्यूम्ड मीन जो माना था ये वाला 419.5, एफ डी डैश आ गया -43, ठीक है, एन ये आ रहा है 308 और ये 20 आ रहा है, देखो यहाँ पर ये कितना लिखा है सी, मतलब मैंने जो आई बोला था ये 20, लेकिन तुम लोग यहाँ पर माइनस करके देखो 369 माइनस 350, ये 20 नहीं आता है, ये 19 आता है, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम होगा अगर कोई इसको 19 लिख देते हो तो गया, क्यों, क्योंकि गलत हो जाएगा। अब ये 20 क्यों किया है, इसीलिए बोलते हैं कि क्लास बाउंड्री बना लो तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर इसको हम लोग क्लास बाउंड्री बनाते तो इसका आंसर होता 349.5 से लेके 369.5, और उस केस में भी मीड वैल्यू यही आता, और इन दोनों का डिफरेंस देख लो, ये दोनों का डिफरेंस अगर देखोगे तो ये 20 आएगा, ठीक है। इसमें अगर याद रख सकते हो कि ये 19 नहीं 20 होगा, लॉजिक भी बताते हैं क्यों 19 नहीं होके 20 लिया हुआ है, अगर ऐसे कर लोगे तो कुछ याद नहीं रखना है, कर सकते हो आराम से, वो 20 ही आएगा। क्यों कर रहा है, ये देखो हमें क्या लेना है, क्लास इंटरवल लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये नॉन ओवरलैपिंग है, तो यहाँ पर 350 से लेके 369 तक डेटा है, जैसे अगर हम लोग 10 to 19 करते हैं, आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर 20 से 29 करते हैं, तो यहाँ पर कितने सारे डेटा है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पर 10 डेटा है, बाई चांस अगर माइनस करके 19 माइनस 10 करके 9 कर दोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग में 19 यहाँ इंक्लूडेड होता है, तो 10 से लेके 19 9 डेटा नहीं होता है, 10 से लेके 19 जो है वो 10 डेटा होता है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19, तो 10 डेटाज होता है, तो 10 लिखना पड़ेगा। अगर कोई इस चीज को मतलब याद तो रखना चाहिए, मैंने कंसेप्चुअली समझा दिया, अगर कर सकते हो तो मेहनत कम हो जाएगा, बाउंड्री मत बनाओ इन केस ऑफ अरिथमेटिक मीन, बट मीडियन में करना ही पड़ेगा, और मोड में वो हम बताएंगे क्यों करना पड़ेगा जब हम लोग मीडियन और मोड पढ़ेंगे। तो ये देखो यहाँ पर 20 लगा के ये आंसर आ गया, ठीक है, तो ये तुम लोग प्रैक्टिस करके देख सकते हो। फिर यहाँ पर देखो एक दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि मीन हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, मतलब हाइट बता दिया है, मीन यानी एवरेज एक्स बार बता दिया है, हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है, ये मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो ये हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पर दिखा दिया है 60 से लेके 62 63 से लेके 65 ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग है उसको इन्होंने नाम दे दिया F3 और F4 का, ठीक है। अच्छा, अब मीड वैल्यू कैलकुलेट कर लिया है, मीड वैल्यू ये दोनों का टोटल 60 प्लस 62 कितना हो गया, 122 डिवाइडेड बाई 2 61। अब सब में गैप कितने का है, सब में गैप है हम लोगों का, ये देखो 60 से लेके 62 कितना होता है, 60 61 62 3 होता है,
2 नहीं होता है क्योंकि ये नॉन ओवरलैपिंग है, तो गैप सब में 3 3 3 3 का है, सब में 3 ऐड होगा, इसमें 3 ऐड कर दो 64 हो जाएगा, बार बार चेक करने का जरूरत नहीं मिडिल वैल्यू क्या है, इसमें 3 ऐड कर दो 67, इसमें 3 ऐड कर दो 70, इसमें 3 ऐड कर दो 73। अब डी डैश कैलकुलेट करेंगे, डी डैश को इन लोगों ने डी आई लिखा है, मैंने बोला ना बहुत से लोग अलग अलग चीज यूज करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स माइनस ए क्या मानेंगे, एज्यूम्ड मीन मिडिल वाले को माना जाता है, तो 67 माइनस 67। अब देखो आई कितना है, इसमें आई है 3, ठीक है। अब पहला वाला x माइनस ए 61 माइनस 67 डिवाइडेड बाई 3 यानी -6/3, तो ये कितना हो गया -2। सबसे बेस्ट होता है हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जहां पर a एंड x इक्वल होता है, तो ये आंसर हमेशा 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x भी 67 a भी 67 i 3, तो ये 0 हो गया, ठीक है 0। इसके आगे -1 -2 और इसके बाद 1 2 चेक करके देखोगे तो भी उतना ही होगा, मैंने अभी -1 चेक करके दिखा दिया। -2 का देखो क्या होगा, 64 माइनस 67/3 -3/3 -1 हो गया, ये 0। 70 माइनस 67 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो गया 3/3 यानी 1 2, इस तरह से, ठीक है। अब 2 वाला भी चेक करके देख सकते हो। नाउ f इंटू डी, f इंटू डी, ये f है ये d है, तो -10, 18 इंटू -1 -18, f3 इंटू 0 0 हो गया, f4 इंटू 1, तो f4 इंटू 1 तो 1f4 हो गया, 1f4 तो लिखा नहीं जाता है, सिर्फ f4 लिखो, ये रहा, ठीक है। 8 इंटू 2 16। अब टोटल करेंगे, देखो टोटल करना पड़ेगा सिग्मा यानी समेशन, ये देखो इसका टोटल, तो यहाँ पर 16 और ये दोनों मिला के होता है -28 और +16, ये कितना हो गया -12, ये देखो -12 और f4 +f4, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि हम लोग का जो अरिथमेटिक मीन है वो गिवन है, वो कितना है, वो है 67.45, तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर हम लोग स्टेप ये 67.45 ये हम लोग का एक्स बार है, और फॉर्मूला क्या होता है a प्लस, ये देखो एक्स बार इक्वल टू क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू आई, तो a का मतलब 67, ठीक है, और ये सिग्मा एफ डी डैश ये -12 प्लस f4 डिवाइडेड बाई f का मतलब ये वाला 31 प्लस f3 प्लस f4 इंटू आई का मतलब कितना हो रहा है 3, आई का मतलब 3 है, और x बार कितना है गिवन है 67.45। अब हम लोगों को बता दिया था कि ये टोटल 100 स्टूडेंट का है, तो टोटल स्टूडेंट यानी सिग्मा f हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है, तो यहाँ पर और एक इक्वेशन बन जाएगा 31 प्लस f3 प्लस f4 100 हो जाएगा, तो f3 प्लस f4 ये माइनस कर दो 69 हो जाएगा, ठीक है, f3 प्लस f4 69। अब इस चीज को हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, है ना, ये देखो अब ये माइनस कर दो, ये 67 इधर माइनस कर दो, तो कितना होगा 0.45 बचेगा, ठीक है। अब ये क्या है -12 प्लस f4 डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये क्या है 31 प्लस ये वैल्यू है 69, 31 प्लस 69, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा चेक करते हैं, 0.45 इक्वल टू -12 प्लस f4 डिवाइडेड बाई ये हो गया 100, ठीक है, इंटू 3, क्योंकि सिग्मा एफ तो 100 है, इंटू 3। अब 100 इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 100 इंटू 0.45, तो ये हो गया 45, ठीक है, 45 माइनस ये हो गया 12 प्लस f4 और ये 3 इधर डिवाइड कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा 15, 15 प्लस 12 इक्वल टू f4, तो ये हो जाएगा 27। चेक करते हैं f4 27, हाँ ये देखो f4 27 जैसे ही आएगा यहाँ पर पुट कर दो इक्वेशन में, f3 कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो सोल्यूशन था, तुम लोग जैसा ठीक लगे कर सकते हो, लेकिन जल्दी तभी होगा अगर तुम लोग डायरेक्ट एफ समेशन एफ को 100 लिख देते हो, ठीक है, ये सबसे फास्ट होगा। क्यों 100 लिख सकते हैं, क्योंकि टोटल 100 स्टूडेंट का ही हमें डेटा गिवन था, तो एफ का वैल्यू 100 हो जाएगा, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ था, तुम लोग अलग अलग क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है, किस तरह से किया हुआ है। अब पहला प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के व्यू से, क्योंकि कैलकुलेशन से ज्यादा प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू है हमारा जो सब्जेक्ट है। देखो, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट से k, देन द एम इज आल्सो k। हम इसको एग्जांपल से समझा देते हैं, हम ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, जिनके पास मैट नहीं है, जिनके पास है वो इसको ऐसे राउंड कर लो, ठीक है, ये पढ़ना पड़ेगा, हम बता देते हैं इसको कैसे हम लोग समझेंगे। पहला प्रॉपर्टीज देखो क्या बता रहा है,
एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस कुछ इस तरह से है। एक्स का वैल्यू है 10 10 10 10 10 ऐसे है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, देखो क्या बोल रहा है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट, मतलब सेम है, कांस्टेंट मतलब सेम है, से के, तो हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये वेरी नहीं कर रहा है, वेरी नहीं कर रहा है, तो ये कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट है, और दैट इज के यानी कि 10। अगर हम लोग इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं, करो कितना होगा। अगर हम लोग इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 50/5, है ना, 5 टाइम्स 10 है, तो ये हो गया 10। तो एरिथमेटिक मीन आ गया 10। अब जो प्रॉपर्टी था वो क्या बोल रहा है, अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस जो है वेरिएबल का वो कांस्टेंट है, यानी कि मान लेते हैं के है, देन द एरिथमेटिक मीन इज आल्सो के, तो एरिथमेटिक मीन भी क्या हो जाएगा, वो भी हम लोगों का कांस्टेंट हो जाएगा। ये था पहला प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रॉपर्टी ये बोल रहा है कि अगर सारे के सारे वेरिएबल कांस्टेंट है तो एरिथमेटिक मीन भी कांस्टेंट होगा, है ना। इफ ऑल वेरिएबल्स, हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिख देते हैं, इफ ऑल वेरिएबल्स आर कांस्टेंट देन am इज ऑल्सो कांस्टेंट, ठीक है। अब तुम लोग का काम क्या रहेगा, हम तो ये पीडीएफ शेयर कर देंगे, ठीक है, जिनके पास नहीं है। अब तुम लोग को क्या करना है, पीडीएफ मिले बुक रहे ना रहे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग एक काम करोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एम बोल के हेडिंग करके, जहां पर मैंने जो भी एग्जांपल दिया हुआ है ना, ये देखो जैसे मैंने प्रॉपर्टीज किया वहां पर ये पूरे प्रॉपर्टीज को सही लैंग्वेज में यहाँ पर लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा ना, इसको तुम लोग अपने आप लिखोगे। इससे क्या होगा, यहाँ जगह छोड़ दो, ये एग्जाम्पल के साथ ऊपर जगह छोड़ दो, 2 लाइन दिख भी रहा है कितना लिखना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जब तुम लोग एग्जाम देने जाओगे तुम लोग को मैट नहीं ओपन करना पड़ेगा, तुम लोग सिर्फ अपना कॉपी ओपन करके पढ़ के चले जाओगे। मैट में बहुत सारा चीज रहेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। अभी नोट डाउन कर लो क्या लिखना है और उसको जरूर लिख लेना कॉपी में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखो क्या बोल रहा है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज 0 फॉर अनक्लासिफाइड डेटा फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी। ये वाला समझाते हैं क्या है, जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टीज में क्या बोल रहा है, देखो हम लोग एक डेटा ले लेते हैं लाइक एक्स 4 6 8 12, ठीक है। ये कौन सा डेटा लिया मैंने, ये लिया मैंने अनक्लासिफाइड डेटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अनक्लासिफाइड डेटा ले लिया, अब यहाँ पर हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नॉर्मली डेविएशन यानी डी होता है, डी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अभी तक हम लोगों ने डी कैसे कैलकुलेट किया, एक्स माइनस ए मतलब एज्यूम्ड मीन। अब यहाँ पर एज्यूम्ड मीन लेके भी कर सकते हैं हम लोग, एरिथमेटिक मीन लेके करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज हमें उसी तरह से चेक करने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग एक्स का एक्स बार कैलकुलेट करते हैं, कितना होगा 4 + 6 + 8 + 12 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो ये हो गया 4 + 6 10 10 और ये हो गया 20 यानी 30 डिवाइडेड बाय 4 यानी 7.5 पॉइंट में आ गया। ये पॉइंट नहीं आने से बेटर होता है, इसको कितना करें, फाइव कर देते, ठीक है। तो ये 35 हो जाएगा, पॉइंट में ना कैलकुलेशन करने में ठीक नहीं लगता है। ये हो गया 20 20 20, ये हो गया 20 10 30 35 हो गया, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। एक मैंने इंक्रीज कर लिया डेटा तो ये हो गया 5, तो ये 7 आ गया, ठीक है। चलो ये 7 आ गया। अब 12 के बाद हमें और एक डेटा लिखना पड़ेगा, 5 लिख लिया। डी कैलकुलेट करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, तो ये एक्स है ये एक्स बार है, तो 4 - 7 3, ठीक है, -3, ठीक है, माइनस का ध्यान रखना है। 6 - 7 -1 8 - 7 1 12 - 7 5 और 5 - 7 -2। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे सिग्मा डी या समेशन डी, तो कितना होगा 5 + 1 6 हो गया, 6 - 2 6 - 2 हो गया 4 4 और यहाँ पर -4, ये देखो -1 और -3 -4, ठीक है। और यहाँ पर 5 + 1 कितना हो गया 6 और 6 और -4 कितना हो जाएगा 2 +2 और -2 0 हो गया, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं देखो 0, ठीक है, मैंने 0 लिख दिया। अब हमें यही बोला था, यही चीज प्रॉपर्टीज में बोल रखा है, देखो द एल्जेब्रिक सम डेविएशन सम ऑफ डेविएशन, तो ये देखो ये डेविएशन था इसका सम कर दिया, डेविएशन था इसका सम कर दिया। अब क्या बोल रहा है,
ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये समेशन जो है जिस डेविएशन का करे वो एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का होना चाहिए। ये रहा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम लोग इसके डेविएशन का सम करते हैं फ्रॉम देयर एम, अगर उस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन के एरिथमेटिक मीन से यानी एक्स बार से अगर हम लोग डेविएशन कैलकुलेट करके उस डेविएशन का एडिशन करते हैं तो वो आंसर क्या आएगा? 0। ये देखो 0 एक्स माइनस एक्स बार, इसका मैंने समेशन करके दिखाया है ना। ये वाला डी डी की जगह हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स बार का समेशन, एक ही बात है। ठीक है, इसको हम लोग 0 बोलेंगे। ये एक प्रॉपर्टीज है। और अगर अनग्रुप्ड है तो वहां पर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होके भी हम लोगों का क्या आएगा? सॉरी, ग्रुप्ड है तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई होके भी 0 आ जाएगा। ये हम और करके नहीं दिखा रहे, ये देखो हम यहाँ से दिखा देते हैं। अगर ग्रुप्ड होगा तो भी हमारा 0 आएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर ग्रुप फ्रीक्वेंसी में डेविएशन जहां किया था वहां पर देखो, ये देखो डेविएशन किया था, इसका टोटल करो 0 आता है, +10 -10 और 0। ठीक है, और एक भी मैंने क्वेश्चन करके दिखाया, ये देखो और एक भी मैंने क्वेश्चन अभी करके दिखाया ना, उसमें भी डेविएशन देखो 0 ही मिलेगा तुम लोग को। ठीक है, ये 0 हो गया डेविएशन। कहीं पर भी देखो या फिर बुक में मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिखाए, वहां पर भी अगर देखोगे तो डेविएशन तुम लोगों को 0 ही दिखेगा। तो जो प्रॉपर्टीज है वो ये हो गया कि अगर हम लोग कोई सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का, हम अपने लैंग्वेज में लिख देते हैं, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम लोग लेते हैं, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं स्टेप 1। दूसरा, अगर उसी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन का एएम कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है फिर अगर कैलकुलेट करते हैं डेविएशन। ठीक है, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लिया, उसका एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया, फिर उसका डेविएशन कैलकुलेट किया, डेविएशन फ्रॉम एएम, एएम कैलकुलेट किया। डेविएशन का मतलब होता है डेटा में कितना स्कैटरनेस है। ठीक है, मतलब एरिथमेटिक मतलब मिडिल से ये डेटा कितना दूर है, तो 7 मिडिल डेटा 4 7 से कितना दूर है, इस तरह से। ठीक है, तो डेविएशन हम लोग पढ़ेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में, और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो डेविएशन फ्रॉम एएम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ऑलवेज 0 आएगा। ये तो मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दिया जो भी यहाँ पर करवाया, लेकिन तुम लोग का जो ड्यूटी है वो मैंने बोला कि इसको पूरा लिखना है अपने हाथों से। ठीक है, लिखोगे तो तुम लोग का जो है याद ज्यादा अच्छे तरीके से रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने अपने एग्जाम्पल से समझा दिया। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एम इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल विच इंप्लाइज दैट इफ द ओरिजिनल वेरिएबल एक्स इज चेंज टू अनदर वेरिएबल वाई बाय इफेक्टिंग ए चेंज ऑफ ओरिजिन से ए एंड स्केल बाय बी, तो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ y इज गिवन बाय दिस। ठीक है, तो कुछ समझ नहीं आएगा, हम समझा देते हैं। देखो एग्जाम्पल लेंगे तब क्लियर हो जाएगा क्या बोल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज जो है ये है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्केल चेंज का मतलब होता है डिवाइडेशन एंड मल्टीप्लीकेशन, और ओरिजिन चेंज का मतलब होता है प्लस या फिर माइनस करना। ठीक है, प्लस या फिर माइनस करने से बोलेंगे ओरिजिन चेंज है, और अगर हम लोग स्केल चेंज करना चाहते हैं तो डिवाइडेशन या मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। अभी हम समझाते हैं। देखो जैसे हम एक एक्स वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, एक्स वेरिएबल क्या क्या है? सपोज है 8 10 12 और 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? चेंज ऑफ ओरिजिन दिखाते हैं। सपोज मैंने कर दिया -2, मैंने -2 किया और एक जगह पे +2 करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखो पढ़ के दिखा देते हैं क्या बोला है। एरिथमेटिक मीन इज इफेक्टेड, अभी तक एरिथमेटिक मीन नहीं कैलकुलेट किया है। चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से इफेक्टेड होता है। ओरिजिन चेंज का मतलब होता है कोई भी एक नंबर को प्लस या माइनस करना। तो मैंने 2 लिया है, तुम लोग कुछ और भी नंबर ले सकते हो। मैंने 2 से प्लस माइनस करना है ओरिजिनल नंबर को, तो 8 - 2 6 हो गया, 10 - 2 8 हो गया, 12 - 2 10 हो गया, 10 - 2 8 हो गया। ठीक है, और अगर प्लस करते हैं 8 + 2 10 हो गया, 10 + 2 12 हो जाएगा, 12 + 2 14 हो जाएगा, 10 + 2 12 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? एम कैलकुलेट करेंगे अलग अलग। तो ये सिग्मा, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे सिग्मा x - 2, और यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे सिग्मा x + 2। ठीक है, अब ये x है तो हम लोग इसका जो है एरिथमेटिक मीन x बार कैलकुलेट करेंगे। दूसरे वाले का हम लोग y1 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको असाइन कर देते हैं y1 में, इसको असाइन कर देते हैं y2 में, ताकि हम लोग बार को नोट कर पाए यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। अब x बार का वैल्यू कितना होगा ये सब टोटल करेंगे, 10 + 10 20 20 और ये 10 30, 1 2 3 4 30/4, ये हो गया 30/4। 30 हो रहा है कि 40 हो रहा है?
40 हो रहा है ना, 40 हो रहा है, ये देखो 10 और 10, 20, 20 और 20, 40, 40/4, ठीक है। 40/4 कितना आ जाएगा, ये देखो 40/4, ये हो गया 10, ठीक है। अब y बार कितना आ रहा है चेक करते हैं। 8 + 8 16, 16 + 6 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 और 10 32, ठीक है। ये आ जा रहा है 32, 32/4 हो जाएगा, क्योंकि हाउ मेनी नंबर्स 4, ये हो गया 8। अब y2 का देखते कितना आता है, 10 10 10 10 40 40 और ये हो गया 44 और 48, ठीक है। ये 48 हो गया, 48/4, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ओरिजिन को चेंज करके सबका अलग अलग एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया। अब हमें समझना क्या है, हमें बोल क्या रखा है, देखो एरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल। ओरिजिन और स्केल चेंज करने पे एरिथमेटिक मीन अफेक्टेड होता है, विच इंप्लाइज दैट इफ ओरिजिनल वेरिएबल एक्स इज चेंज टू अनदर वेरिएबल वाई। देखो मैंने ओरिजिनल एक्स को y1 और y2 में चेंज किया है टू अनदर वेरिएबल y बाय इफेक्टिंग ए चेंज ऑफ ओरिजिन। मैंने ओरिजिन ही चेंज किया, ओरिजिन मतलब प्लस माइनस, मैंने प्लस माइनस करके ही दिखाया है। तो बोल रहा है से ए, मैंने ए के जगह 2 लिया है, मैंने चेंज ए यानी 2 से दिखाया, -2 एंड +2। ए मतलब जितना क्वांटिटी से चेंज कर रहे हैं, एंड स्केल, स्केल अभी तक मैंने नहीं दिखाया। अगर स्केल ऐसा होता है तो एरिथमेटिक मीन ऑफ y इज गिवन बाय, ऐसे हो जाएगा। एरिथमेटिक मीन जो है वो y का ये हो जाएगा, y का हो जाएगा a + bx बार, y बार इक्वल टू a + bx बार। हम दिखा देते हैं, ठीक है। अब मेरे यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने 2 y ले रखा है, ठीक है, एक y1 और एक y2। अब हम y1 लिखते हैं, y1 का वैल्यू होगा a + bx बार, ठीक है, a + bx बार। तो यहाँ पर a मतलब क्या है, वो क्वांटिटी, a मतलब है वो क्वांटिटी जो हम लोग यूज कर रहे हैं चेंज करने के लिए, ठीक है। वो यहाँ पर कितना है, 2 है, वो यहाँ पर 2 है, ठीक है। और क्या लेना है, b इंटू एक्स बार, ठीक है, b इंटू एक्स बार। एक्स बार कितना आया है, एक्स बार आया है 40, ठीक है, सॉरी एक्स बार आया है 10, एक्स बार आ गया है 10। अब y1 बार कितना होगा, ये देखो y1 बार हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर 8 आ जाना चाहिए, देखो 8 ही आएगा। b का मतलब क्या हो जाएगा, b का मतलब, एक सेकेंड, b का मतलब, अच्छा बी तो मैंने, ये दोनों एक साथ है, ठीक है, सॉरी ये दोनों एक साथ है। देखो चेंज ऑफ स्केल भी है, लेकिन मैंने तो चेंज ऑफ स्केल किया नहीं है, मैंने तो चेंज ऑफ स्केल अभी तक किया नहीं है, तो इसको हम लोग इंडिविजुअली समझेंगे। ये देखो मैंने ये दोनों एक साथ कर दिया, दोनों एक साथ भी दिखाएंगे, ये लास्ट में समझाएंगे। पहले हम लोग सिर्फ ओरिजिन चेंज से समझते हैं। देखो ओरिजिन चेंज से क्या इम्पैक्ट आया, देखो यहाँ पर कितना आया था, यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर 8 आया, और यहाँ पर 10 आया, यहाँ पर 12 आया। ये था ओरिजिनल एक्स बार, ठीक है, ओरिजिनल एक्स बार। इसको हम लोगों ने चेंज करके y बार और y2 बार कैलकुलेट करने का कोशिश किया। y1 बार जो है वो -2 करके ओरिजिनल डेटा को कैलकुलेट किया गया, इसीलिए यहाँ पर देखो डिफरेंसेस हो रहा है, डिफरेंसेस हो रहा है -2 का, मतलब ओरिजिनल अरिथमेटिक मीन से इसका डिफरेंस -2 का है। और यहाँ पर ये y2 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है +2 करके, इसीलिए देखो यहाँ पर जो डिफरेंसेस है वो कितने का है, वो +2 का है, ठीक है, +2 का है। यहाँ पर डिफरेंस -2 का है, यहाँ पर +2 का है। ये इंडिविजुअली मैंने समझाया, जो कि बुक में नहीं दिया हुआ है, बुक में कंबाइन दे रखा है कि अगर हम लोग चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन दोनों करते हैं तो क्या होगा, लेकिन हम इंडिविजुअली समझाएंगे। तो ये देखो ये हो गया ओरिजिन चेंज से। अब स्केल चेंज से देखो, स्केल चेंज से कैसे होगा, सपोज हम कर लेते हैं y3, एक y3 ले लेते हैं, और अब हम दिखाएंगे स्केल चेंज। स्केल चेंज कर लेते हैं x इंटू 2 करके, ठीक है, ओरिजिनल डेटा में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 इंटू 2 16, 10 इंटू 2 20, 12 इंटू 2 24, 10 इंटू 2 20, तो टोटल कितना हो जाएगा, 80, ठीक है, टोटल 80 हो गया। अब हम लोग y3 बार कैलकुलेट करेंगे, ये देखो हम यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, y3 बार, ये यहाँ पर दिखाते हैं कितना है 80, 80/4, ये कितना हो गया, ये हो गया 20, ठीक है। अब हम y4 भी करेंगे, y4 मतलब हम डिवाइड करके दिखाएंगे, चेंज ऑफ स्केल का दोनों ही ऑपरेशन हम दिखा रहे हैं, ठीक है, इनटू और डिवाइड। तो डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड 8 को डिवाइड करो 4 आ जाएगा, 10 को डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 2 से कर रहे हैं ना, 12 को डिवाइड करो 6 आ जाएगा, 10 को डिवाइड करो 2 से 5 आ जाएगा। तो
सिग्मा y4 ये कितना आ गया 5 + 5 10 10 + 10 20 ठीक है 20 आ गया। तो y4 का बार कितना आ जाएगा 20/4 ये हो गया 5 ठीक है। अब देखो इसका मतलब है ओरिजिनल वाले से एक का डबल होगा 10 × 2 हो जाएगा क्योंकि ओरिजिनल वाले से कैसे डिफरेंस होगा जितना मल्टीप्लाइड या डिवाइड किया गया है। तो एक का आंसर 5 आएगा एक का 20 ये देखो ये मल्टीप्लाइड बाई 2 हुआ और ये वाला देखो ये डिवाइडेड बाई 2 हुआ 10 डिवाइडेड बाई 2 5 10 × 2 20। अब ये समझाने का यही है कि तुम लोग का ऐसा प्रूफ तो देगा नहीं क्योंकि तुम लोग का एमसीक्यू है, लेकिन जब तुम लोग को पूछेगा कि ये चेंज करने पे आंसर कितना आएगा तो तुम लोग को ये चीज समझ में आएगा तभी तो डायरेक्टली बोल पाओगे कि क्या आंसर होगा। अब हम कंबाइनली दिखाएंगे ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते y5 पर y5 ठीक है y5 कर लेते हैं। ओरिजिनल डेटा को हम y5 में ट्रांसफर करेंगे जहां पर हम चेंज ऑफ स्केल और ओरिजिन दोनों दिखाएंगे, यानी x में 2 मल्टीप्लाई कर लिया चेंज ऑफ स्केल और +3 कर लिया चेंज ऑफ ओरिजिन। अब ये डिवाइड और माइनस करके भी हो सकता है लेकिन इतना नहीं दिखाएंगे एक ही दिखा रहे हैं अभी ठीक है। तो 8 × 2 16 + 3 ये हो गया 19 10 × 2 20 + 3 23 12 × 2 24 + 3 27 10 × 2 20 + 3 23। अब सिग्मा y5 ये कितना हो जाएगा देख लेते हैं 7 और 3 10 10 और 9 19 19 और 3 2 और ये हो जाएगा 92 ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे y5 का बार, हम यहाँ पर दिखाते हैं y5 का बार ये हो जाएगा 92 डिवाइडेड बाई 4 आंसर हो जाएगा 2 आएगा 23 ठीक है। अब हम लोग ये वाला जो मैंने लिखवाया था y = a + bx बार ये देखो जो यहाँ पर बोल रखा था ना अब ये समझ जाओगे देखो कैसे होगा। y बार जो नया बनेगा वो इस तरह से बनेगा तो देखते हैं क्या a + bx बार करके हमारे पास 23 आएगा क्योंकि अभी हमें a b x बार सब पता है। a कितना है 3 ये देखो ये तो वही फॉर्म हो गया ना a + bx बार। मैंने क्या लिया है इक्वेशन मैंने क्या बनाया 2x + 3 इससे मैंने नया वाला y फाइंड आउट किया ठीक है। तो जिसमें ये अगर कंपेयर करेंगे a + bx से तो यहाँ पर a का मतलब ये हो गया और b जो x के साथ है वो 2 हो गया तो a का मतलब 3 ठीक है b का मतलब 2 और यहाँ पर लेना है x बार तो x बार यानी x का ओरिजिनल डेटा है x बार कितना हुआ था 10 हुआ था ठीक है 10 अगर ये हम लोग यहाँ पर लगाते हैं तो y बार आ जाएगा ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में मतलब प्रॉपर्टीज में। तो ये हो गया 3 + 20 आ गया 23 ठीक है y बार आ गया। तो यही चीज बोल रहा है कि अगर हम लोग चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन करते हैं मैंने इंडिविजुअली भी समझाया ताकि क्लियरली समझ में आए कि क्या हो रहा है। जितने से माइनस करेंगे अरिथमेटिक मीन का आंसर चेंज होने के बाद उतने से ही कम दिखेगा, जितने से प्लस करेंगे उतने से ही ज्यादा दिखेगा, जितने से इंटू करेंगे उतने से मल्टीप्लाइड दिखेगा, जितने से डिवाइड करेंगे उतने से डिवाइड दिखेगा और मल्टीप्लाइड और एडिशन एक साथ करेंगे तो इस तरह से दिखेगा। और मल्टीप्लाइड और डिवाइड और माइनस भी कर सकते हो जैसे x/2 -3 वैसे भी कर सकते हो। इसका चेक तुम लोग खुद भी अपने इंटरेस्ट के लिए घर पे करके देख सकते हो ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 23 ये हो गया चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन में इफेक्ट होता है। हम लोगों को ये समझना है कि एरिथमेटिक मीन चेंज ऑफ स्केल हो या चेंज ऑफ ओरिजिन हो दोनों से इम्पैक्ट आता है इसमें। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन जैसे है ऐसा क्वेश्चन हमें दे दिया जाएगा। हमें ये बोल दिया है देखो दो वेरिएबल्स है x एंड y जो कि रिलेटेड है आपस में और ये एक इक्वेशन दे दिया है x बार दे दिया है हमें am फाइंड आउट करना पड़ेगा y का। क्वेश्चन लिख के दिखाते क्वेश्चन क्या बोला है देखो हम लोग को एक क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में ही दे रखा है। क्वेश्चन ऐसा है कि 2x + 3y + 7 = 0 ये दे रखा है ठीक है और x बार दे रखा है x बार बोला है 15 x बार क्वेश्चन में बोल रखा है 15 हमें पूछ रहा है y बार = कितना होगा ठीक है। अब हम लोग इसको हमेशा ये वाले फॉर्मेट में लाने का कोशिश करेंगे y = a + bx ठीक है। तो y इसको इधर y रखेंगे a माइनस हो गया -2x ठीक है। तो y = -7 - 2x डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सिंप्लीफाई करो -7/3 और ये हो गया
प्लस देके -2/3 और x, ठीक है, ताकि हम लोग कंपेयर कर पाए। तो हम लोग का जो इक्वेशन होता है वो होता है y = a + bx, ठीक है। तो b कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर b हो गया -2/3, ठीक है, x अपना है -7/3 a हो गया। अब इसी चीज को हमें पुट करना है, ठीक है, हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन में। हम लोग का कैसे y का आंसर आता है, अगर हम लोग a + bx बार कर लेते हैं तो a वी नो -7/3, ठीक है, b ये भी पता है और x बार ये गिवन है 15, y बार कैलकुलेट हो जाएगा। तो y बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, -7/3 प्लस ये हो गया 3 5 15 -10, ठीक है, -10 हो गया। अब इसका एलसीएम कर लेते, y बार इक्वल टू 3 -7 -30 -37 हो जाएगा, ऐड होगा -37/3। चेक करते हैं आंसर क्या है, -37/3 इसको डिवाइड करोगे -12.33 आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज को इसीलिए सीखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, हमें एक इक्वेशन दे देगा, x बार बता देगा, y बार ढूंढना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों का मैक्सिमम केसेस में तुम लोग को मिल जाएगा। और एरिथमेटिक मीन का एक लास्ट जो प्रॉपर्टीज है ये बता देते हैं, इससे एरिथमेटिक मीन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एरिथमेटिक मीन का लास्ट प्रॉपर्टीज है कंबाइंड मीन, ठीक है, लास्ट हम लोग पढ़ेंगे कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन जिसको हम लोग कैपिटल X बार से डिनोट कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, x बार c, ठीक है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n1 प्लस n2, ठीक है। अच्छा, n का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस इन बोथ ग्रुप, और n1 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन ग्रुप 1, ठीक है। अगर दो ग्रुप में डेटा बटे हुए हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तभी ये फॉलो होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ग्रुप 2 हो जाएगा। देखो पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे होगा, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं क्यों ये फॉर्मूला आया, देखो ताकि तुम लोग याद रख पाओ। मान लो एक एक क्लास में कुछ स्टूडेंट है, ठीक है, जिनको 2 और 4 मार्क्स मिला है, ठीक है, 2 मिला है ऐसे एक जन है, 4 मिला है ऐसे 2 जन है, और एक ये मान लो है क्लास 11, ठीक है, क्लास 12 में मान लो 2 ग्रुप हो गया अलग अलग, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से, 4 मार्क्स मिला है ऐसे 2 जन है, 6 मार्क्स मिला है ऐसे 3 जन है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ये सबका कंबाइंडली क्या कैलकुलेट करना है, कंबाइंड मीन। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला तो कुछ इस तरह से दे रखा है, n1 इंटू x1 बार n2 इंटू x2 बार डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। तो हम लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट करते हैं, x1 बार कितना होगा, तो ये हो गया यहाँ पर 3, ठीक है, n1 3 हो गया, और x ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये देखो 2 जो है वो 1 टाइम्स है, 4 जो है वो 2 टाइम्स है, या फिर fx करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर नीचे डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 3 करेंगे, ठीक है। तो 4 + 2 6 7 8 8/3, ठीक है, 8/3 ये कितना हो जाएगा, ये कुछ हो गया 3.33 आ रहा है, ठीक है। अब इसका देखो x2 बार कैलकुलेट करेंगे, 4 2 टाइम्स है, 6 3 टाइम्स है, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 4 प्लस 10/3 होगा, 4 डबल टाइम होगा, अब हमने 2 डबल टाइम ओ कर अच्छा दिया। अच्छा अच्छा हाँ। और क्लास 12 का जो x1 लिखा है आपने वहाँ पे x2 होगा। हाँ ठीक है, हाँ ये 3.3 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये वाला देखो, यहाँ पर 4 + 4 + 6 मतलब 10 10 10 20 20 और 6 ना 26 आ रहा है, 26/5, ठीक है, ये आ रहा है 5.2 आ रहा है, 5.2 आ रहा है। अब हम लोग कंबाइंडली अगर देखें, कंबाइंडली अगर कैलकुलेट करना पड़े तो हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, 2 + 4 + 4 + 4 + 4 + 6 + 6 + 6, हम एकदम रफ
मेथड से दिखा रहे हैं, ठीक है, और 3 + 5 है ना। मतलब अगर हमें ये सबका एवरेज निकालना है तो हम लोग सबका मार्क्स जितना जितना आया है डिवाइडेड बाय टोटल लोगों को ले लेंगे, तो 10 + 26 इसका टोटल हो जाएगा 36, और नीचे नंबर ऑफ पर्सन या स्टूडेंट 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 4.5। ये कंबाइंड लिया आ रहा है, ठीक है, ये इंडिविजुअली आ रहा है। अब ये जो है ये एक लेंदी मेथड है, इसके जगह ये सब्स्टिट्यूट किया गया है। कैसे होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, n1 इंटू x1 बार प्लस n2 इंटू x2 बार। इसका बेनिफिट देखो क्या होगा, डिवाइडेड बाय n1 + n2। देखो n1 + n2 तो हम लोग नॉर्मल भी कर रहे हैं, रफ मेथड में भी कर रहे हैं, वो तो करना ही पड़ेगा। टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल यहाँ 3 और यहाँ 5 है ना, तो 3 + 5 8 हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पर ये क्यों आया समझ में आ रहा होगा। अब n1 इंटू x1 बार, n1 कितना है, n1 है हम लोगों का 3, ठीक है, n1 है 3, और x1 बार अभी मैंने कैलकुलेट किया 3.3 है। अगर 3 इंटू 3.3 करोगे ना तो वो 10 आ जाएगा। एक्चुअली ये 333 आ रहा है, मैंने जिस तरह से डेटा लिया ना उसमें थोड़ा पॉइंट आ गया, ये आ जाता है 9.999, मतलब अप्रोक्स 10 मान लो एक बार, ठीक है। तो ये 10 आ रहा है। 10 क्या है, यहाँ का टोटल है, 10 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा है ना। और अगर हम लोग n2 इंटू x2 बार करेंगे यानी 5.2, 5 इंटू 5.2, देखो ये कितना आएगा, 26 आएगा, मतलब इसका टोटल, ठीक है। वही तो हमें चाहिए, वही तो हमें चाहिए जो कि हमें शॉर्टकट में इस मेथड से मिल जाता है। अब ये दोनों का टोटल हो गया 26, ठीक है। ये 9.99 आ रहा है, अवॉइड करो इसको, 10 मान लो, 26 हो गया 5.2। इस वजह से ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लाया गया है। कंबाइंड मीन से हम लोग कोई भी कंबाइंड डेटा जो कि ग्रुप में डिवाइडेड है उसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उस पे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये देखो, मीन सैलरी फॉर ए ग्रुप ऑफ 40 फीमेल वर्कर्स इज 5200। मीन मतलब एवरेज, तो ये हो गया x बार, 40 फीमेल्स का बोला है, ये n हो जाएगा। लेकिन आगे देखो यहाँ पर मेल भी है, तो ये x1 बार, ये n1, पहले डेटा को 1 से डिनोट करो, और ग्रुप ऑफ 60 मेल यानी n2, ठीक है। और ये जो है ये x2 बार हो जाएगा। व्हाट इज द, ये है पर मंथ का मेल का जो है सैलरी का डेटा, मीन डेटा। कंबाइंड मीन क्या हो जाएगा, तो हमारे पास सारे डेटा अवेलेबल है, x बार फाइंड आउट करना है, कर लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में ये मिसिंग रहता है या फिर ये मिसिंग रहता है, तो फिर हमें उस तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा। और अगर तुम लोग ये कंसेप्चुअली समझ लेते हो तो फिर फाइंड आउट करना कोई मुश्किल बात नहीं होगा। ये कंसेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा क्यों हम लोग कंबाइंड मीन यूज कर रहे हैं और इसका बेनिफिट क्या है। देखो इस तरह से बेनिफिट ये है कि टाइम बचेगा, ठीक है, बात एक ही है, टाइम बचेगा। इसका सब्सटीट्यूट ये हो जाता है, इसका सब्सटीट्यूट ये, तो फॉर्मूला जो है लॉजिक से ही बनता है, ऐसे ही नहीं बनता है, ठीक है। इसके बाद मीडियन आ जाएगा। आज हम लोग मीन तक ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मीडियन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।